हाँ जी, कौन सा पॉइंट कह रही हैं आप? कल आपने प्रायोरिटी से शुरू किया था ना? जी सर, ओपन करें सर। ये लें जी। सर ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे सर लिखा हुआ है बॉटम पे। जी जी। सर स्लाइड को जरा बड़ा करें ना। अच्छा जी। सर स्लाइड नहीं शो हो रही है अभी। मैं कर देता हूँ सर एक लेफ्ट बार। साइड पे जी सर लेफ्ट साइड पे देखें ना, नीचे नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है सर, वो अभी आपने लिखा करना हुआ है। है जी मेक एस एस स्टारवेशन जी सर और दूसरा ये लिखा हुआ है देखें। कि जॉब फर्स्ट इज प्रायोरिटी स्केजुलिंग। ये मैंने कल बताया था कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एक्चुअली प्रायोरिटी स्केजुलिंग ही है। और उसमें प्रायोरिटी क्या है कि जिसका सीपीयू बर्स्ट टाइम सबसे कम रहता हो वही प्रायोरिटी और सर ये इनवर्स का है। क्या मतलब है यहाँ पे? इनवर्स ऑफ प्रेडिकेटेड नेक्स्ट टू सीपीयू। सर इसका भी बताएं सर। प्रिडिक्टेड कि जो आपने नेक्स्ट सीपीयू टाइम प्रिडिक्ट किया है उसका इनवर्स लेना है। यानी कि अगर किसी का ज्यादा है ना तो उसके इनवर्स लेंगे तो वो कम हो जाएगा। सही है सर, ठीक है तो सर, जिसका थैंक जितना यू। कम होगा उसकी इतनी ज्यादा प्रायोरिटी होगी। ठीक है सर। अच्छा जी, आज से हमने नया अपना टॉपिक स्टार्ट करना है डेडलॉक का। तो इसमें हम देखेंगे कल मैंने स्टारवेशन के वक्त बताया था कि स्टारवेशन और डेडलॉक में क्या फर्क है। तो स्टारवेशन का हमने देखा था कि यही है कि कुछ एक या चंद प्रोसेस ऐसे होते हैं जिन्हें लो प्रायोरिटी की वजह से सीपीयू जो है ना मिल नहीं पा रहा होता। और कल मैंने एक एग्जांपल भी दी थी कि 6-7 साल से जो है ना एक प्रोसेस रेडी क्यू में ट्रैप हुआ था, उसको सीपीयू नहीं मिल रहा था। और ये मतलब रूमर्स भी कहते हैं, लेकिन काफी जगहों पे ये बात सच भी बताई जाती है कि वाकई इस तरह ही था। उसके बाद हम जरा एक स्टेप आगे गए थे और हमने देखा था कि डेडलॉक भी होता है। डेडलॉक में क्या है कि बिल्कुल इसी तरह जिस स्टारवेशन में एक आध प्रोसेस क्या होता है कि अपनी कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा होता, तो बिल्कुल इसी तरह डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन आ जाती है सिस्टम में कि सारे के सारे प्रोसेस जो है ना वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे होते। अब वो क्यों होते हैं उसकी हम वजह देखते हैं। तो चलिए हम जी अपना प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि डेडलॉक प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद हम एक सिस्टम मॉडल को डिजाइन करेंगे ताकि हम जितने भी अपने आगे एल्गोरिथम्स या जितनी भी कंडीशंस वगैरह अप्लाई करेंगे उसी सिस्टम के मुताबिक अप्लाई करेंगे। फिर हम डेडलॉक की कैरेक्टराइजेशन को देखेंगे कि डेडलॉक है क्या, कितनी इसकी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशंस अगर ट्रू हो तो हम कह देते हैं कि एक सिस्टम जो है ना डेडलॉक का शिकार हो चुका है। और उसके बाद हम देखेंगे डेडलॉक को हैंडल करने के तरीके, जिसमें हम पहले देखेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन, फिर हम देखेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस। ये दो आपस में बहुत ही कंफ्यूजिंग सी कह लें कि टर्म्स हैं, अवॉइडेंस और प्रिवेंशन। इसमें हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने शेयर भी किया था कि मुझसे ये पूछा गया था। उसके बाद डेडलॉक डिटेक्शन कि हमारी तमाम तरह एहतियात के बावजूद अगर एक सिस्टम में डेडलॉक आ गया तो उसको डिटेक्ट कैसे करना है कि डेडलॉक वाकई आपके सिस्टम में आया हुआ है। और चलें ये आ गया है तो उसके बाद उसकी रिकवरी की क्या टेक्निक है कि हम एक सिस्टम ऐसा जिसमें डेडलॉक अकर हो चुका है उससे हमने रिकवर करना है। जाहिर है इस तरह तो नहीं कि हम छोड़ दें और कोई भी प्रोसेस जो है वो प्रोग्रेस ना कर रहा हो, तो हमने इसको रिकवर करना है। तो रिकवरी के तरीके भी हम देखें। तो देखें जी डेडलॉक क्या होता है। हाँ जी, आप लोग पहले अपना नॉलेज शेयर करें, क्या होता है डेडलॉक। डेडलॉक सर एक प्रोसेस ने रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा होता है, दूसरा उस प्रोसेस से जो है रिसोर्स डिमांड कर रहा होता है तो उसको रिलीज नहीं कर पाता। इस वजह से दोनों प्रोसेस सेम रिसोर्सेज को अलोकेट मतलब एक डिमांड कर रहा होता है और एक ने होल्ड करके होते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल ऐसे। डेडलॉक आ जाता है। ठीक है, हम पहले इसको दो प्रोसेस की मदद से लेके चलते हैं ताकि हमें समझना आसान हो, फिर हम इसको मल्टीपल प्रोसेस पे अप्लाई करेंगे। देखिए क्या है कि लेट्स से एक प्रोसेस है P1 और इसी तरह मेरे पास दूसरा प्रोसेस है P2। अब मेरे सिस्टम में दो रिसोर्सेज हैं। अभी मैं सिर्फ बिल्कुल सिंपल सा केस लेता हूँ। लेट्स से एक R1 है और एक R2 है। मसला क्या है कि P1 लेट्स से जो है ना R1 को होल्ड करके बैठा हुआ है कि इसने इसको एक्वायर कर लिया, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे अपने एग्जीक्यूशन के लिए जो है ना R2 भी चाहिए। लेकिन इसी वक्त P2 ने जो है ना R2 को एक्वायर कर लिया।
और ये भी कह रहा है कि बिल्कुल इसी तरह मुझे अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए R1 रिसोर्सेज भी चाहिए। नहीं देखिए, एक एक रिसोर्सेज या कुछ कह लेंगे पार्शियल रिसोर्सेज, कुछ प्रोसेस जो है ना वो होल्ड किए बैठे हैं, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिसको किसी दूसरा प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है, उनका वेट कर रहा है। अब मसला ये है कि ना तो P2 R2 को रिलीज करने के उसमें है कि मैं वॉलंटरली रिलीज कर दूं, और बिल्कुल इसी तरह ना P1 चाह रहा है कि मैं R1 को रिलीज कर दूं। हाँ, ये दोनों ये चाह रहे हैं कि हमें जो दूसरा जरूरत है वो मिल जाए। अभी देखिए इनफिनाइट कह लो कि वेटिंग चलेगी। इनफिनाइट वेटिंग होगी, दोनों एक दूसरे का वेट करते रहेंगे, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि डेडलॉक हो गया। अब यार मैंने बिल्कुल सिंपल सी दो प्रोसेस के एग्जांपल देके समझाया, इसको मल्टीपल प्रोसेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है कि काफी सारे प्रोसेस हैं, लेट्स से कि मैं इसी को 3 पे भी लगा लेता हूँ, P1 P2 और P3। इस तरह मेरे पास रिसोर्सेज काफी सारे हैं, हम अभी के लिए सिर्फ 3 ही ले लेते हैं। P1 ने R1 को एक्वायर किया हुआ है और वो R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। इस तरह P2 ने R2 को एक्वायर किया हुआ है और वो R3 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और बिल्कुल इसी तरह P3 ने R1 के लिए रिक्वेस्ट की हुई है और उसके पास R3 ऑलरेडी मौजूद है। अभी देखें एक साइकिल सा बना हुआ है, हर किसी ने एक को होल्ड किया हुआ है और किसी दूसरे के लिए वो वेट कर रहा है जो किसी दूसरे के पास। तो अब क्या होगा, ये सारे एक दूसरे के इंतजार में बैठे रहेंगे, कोई भी जो है ना अपना प्रोवाइड करदा रिसोर्स को रिलीज करने के सिचुएशन में नहीं है। इसको हम बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन जब सिस्टम में आपके अकर हो कि सेट ऑफ प्रोसेस ब्लॉक हो जाए। ब्लॉक हो जाए मतलब वेटिंग में रहें। किस वजह से? क्योंकि कुछ प्रोसेस कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन्होंने होल्ड किए हुए हैं, और कुछ रिसोर्सेज का वो वेट कर रहे हैं किसी दूसरे प्रोसेस ने होल्ड किए हुए हैं, और कोई भी जो है ना रिलीज कर नहीं कर रहा, और सब किसी इवेंट का इंतजार कर रहे हैं। इवेंट यही है कि कोई एक प्रोसेस जो है ना उस रिसोर्स को रिलीज करे तो मैं इसको एक्वायर करूं। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। ये बिल्कुल ऐसी है। इसके एग्जांपल हमें यूनिवर्सिटी लाइफ से दी जाती है कि लेट्स से कि एक वन वे जो रोड है, उसमें क्या है कि आप लेट्स से कि ब्रिज है, आप उसको क्रॉस कर रहे थे, तो सामने से बिल्कुल एक गाड़ी आ गई। अब एक ही गाड़ी के गुजरने की जगह है, लेट्स से मैं बना भी देता हूँ, इधर से एक लेट्स से कि C1 कार आ रही है, उसी बिल्कुल उसी वक्त आपने भी इस पे इंटर कर लिया C2 में। अब देखिए एक वक्त में इसमें एक कार गुजर सकती है, लेकिन ना तो C1 कार जो है वो अपने आप को पीछे हटाने चाह रही है, और ना ही मैं जो हूँ C2 में जो बैठा हूँ, ना मैं खुद को पीछे हटाना चाह रहा हूँ। अभी दोनों एक दूसरे के इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई पीछे हटे तो मैं अपना काम करूं, लेकिन कोई भी जो है ना इस तरह से पीछे नहीं हट रहा होता, और ये इनफिनाइट वेटिंग में चले जाता। तो बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस के हम एग्जांपल लेके चले तो प्रोसेस भी हो सकते हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास, हमें पता है कि कोई इनफिनाइट रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज की एक हमारे पास लिमिट होती है। तो अगर एक रिसोर्सेज किसी एक प्रोसेस ने ले लिया तो जाहिर है वो किसी दूसरे प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो इसी तरह कोई दूसरा प्रोसेस किसी और प्रोसेस रिसोर्स जो है किसी और प्रोसेस ने लिया होगा, तो इस तरह की सिचुएशन कॉमन है। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसको रिक्वेस्ट करने वाले काफी सारे प्रोसेस हैं, तो डेडलॉक सिस्टम में होना एक कॉमन सी बात है। तो हमने समझ लिया कि डेडलॉक है क्या। अब हम मजीद आगे चलते हैं। तो मैं डमी सा सिस्टम बनाने लगा हूँ। सिस्टम से मुराद है कि थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि जब हम आगे चलेंगे तो इसी मॉडल पे जो है ना अपने एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। देखिए जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये कंप्यूटर है, उसमें जो है ना कुछ रिसोर्सेज हैं, मैं उनको R1 R2 और R3 से इसी तरह करते करते जो है ना Rn नंबर ऑफ रिसोर्सेज है मेरे पास। और जरूरी नहीं है कि ये सिंगल इंस्टांस हो। ये मैंने कल भी समझाया था कि सिंगल इंस्टांस से क्या मुराद है। सिंगल इंस्टांस ये मुराद है कि लेट्स से आपके पास प्रिंटर है, तो अगर तो आपके सिस्टम में एक ही प्रिंटर इंस्टॉल्ड है तो हम कहेंगे कि वो सिंगल इंस्टांस है। तो मैं कह दूंगा कि R1 मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट R1 का है। लेकिन लेट्स से कि मेरे पास सिस्टम में 2 या 3 प्रिंटर इंस्टॉल हैं, तो मैं कहूंगा कि R1 के मेरे पास 3 इंस्टांस या 3 ऑब्जेक्ट है। तो इसको जो है मेरे पास इंस्टांसेस, उनको मैं W से रिप्रेजेंट करूंगा। लेट्स से कि अगर मेरे पास Ri या R ऑफ I रिसोर्स के I रिसोर्सेज हैं, I इंस्टांसेस है, तो मैं इसको W ऑफ I से रिप्रेजेंट करूंगा। ये आगे इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा, ये आगे काम आएगी। अच्छा, अब कोई भी प्रोसेस कैसे एक्वायर करता है किसी भी रिसोर्सेज को? लेट्स से कि R1 है, इसको P1 ने एक्वायर करना है, तो वो डायरेक्ट नहीं करेगा, पहले वो इसके लिए रिक्वेस्ट करेगा R1 के लिए। ठीक है, जिसने रिक्वेस्ट की, सिस्टम देखेगा कि अगर मैं इसको दे दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, वो हम देखेंगे कैसे सिस्टम डिसाइड करता है। तो लेट्स से कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इसको ये एलोकेट कर दिया गया, और इसके बाद ये अपना उसको यूज करेगा, और यूज करने के बाद जो है ना उसको रिलीज कर देगा, ताकि बाकी जो है ना वो इसका फायदा इसको यूज कर सके। ये नहीं कि इसने अपना काम कर दिया और स्टिल होल्ड करके बैठा है, तो इस तरह की सिचुएशन हमने नहीं आनी देनी। तो इसके बाद जो है वो इसको रिलीज कर देगा, ताकि बाकी प्रोसेस जो है इस रिसोर्स को यूज कर सके। तो कुछ ये टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको याद रखना। अब हम देखते हैं कि डेडलॉक है क्या। तो देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि डेडलॉक क्या कंडीशन थी कि कोई भी प्रोसेस जो है ना वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसको मजीद अब हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं। तो देखें,
किसी भी सिस्टम को हम तब ये डिक्लेयर करते हैं कि वो डेडलॉक कंडीशन में है अगर 4 कंडीशन जो है ना साइमल्टेनियसली होल्ड करती हैं। साइमल्टेनियसली मुराद है कि चारों की चार बैक वक्त ये जो है ना पूरी होनी चाहिए। अगर कोई इनमें से एक भी होल्ड नहीं कर रही ना, मतलब वो एक भी ट्रू नहीं है, तो उसका मतलब है सिस्टम डेडलॉक में नहीं है। चारों ये बैक वक्त होंगी तभी हम कहेंगे कि ये सिस्टम जो है ना डेडलॉक कंडीशन में है, अदरवाइज नहीं। ये 4 कंडीशंस हैं, इसको हम कॉफमैन कंडीशन भी कहते हैं। कॉफमैन उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको डिवाइस किया था। तो आप याद रखिएगा कॉफमैन कंडीशंस कौन कौन सी हैं। अगर आपको कॉफमैन कंडीशन कह दिया जाता है या डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस कह दिया जाता है तो वो यही है। तो पहले नंबर पे देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। हम इसको पहले ही पढ़ के आ चुके हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में, तो हम इसको मजीद देख लेते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन से क्या मुराद है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मुराद है कि देखें सिस्टम में कम से कम एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए, बेशक वो प्रिंटर है, बेशक वो डिस्क ड्राइव है, बेशक वो स्कैनर है, कम से कम एक रिसोर्स ऐसा होगा जिसको आपने नॉन शेयरेबल मोड में रखना। नॉन शेयरेबल मोड से ये मुराद है कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस उसको एक्सेस कर सकता है, उससे काम ले सकता है। शेयर नहीं है, उसमें शेयरिंग नहीं है, मतलब ये नहीं कि बैक वक्त दो सर ये प्रोसेस जो है ज्यादा सर प्रोसेस ये जो है जो उसको एक्सेस सीपीयू करें। होता है, जी प्रोसेसर जो होता है, ये भी रिसोर्स के तौर पे हम ले सकते हैं, प्रोसेसर भी रिसोर्स हो सकता है। बिल्कुल रिसोर्स के तौर पे लेंगे। सीपीयू सबसे बड़ा रिसोर्स है आपके कंप्यूटर का। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मुराद है कि देखिए हम पढ़ लेते हैं एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन नॉन शेयरेबल मोड। नॉन शेयरेबल मोड से मुराद है कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस उसको एक्सेस कर सकता है। यानी कि इफ एनी अदर प्रोसेस रिक्वेस्ट दिस रिसोर्स देन दैट प्रोसेस मस्ट वेट। जिसने रिक्वेस्ट की है उसको वेट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि दूसरा प्रोसेस वॉलंटरली इस रिसोर्स को रिलीज नहीं कर सकता। तो हमने समझ लिया कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ रिसोर्स से क्या मुराद है। अच्छा देखिए नेक्स्ट मेरे पास कंडीशन है होल्ड एंड वेट। अब ये एक होल्ड है, मतलब कुछ रिसोर्सेज जो है ना किसी प्रोसेस ने होल्ड किए हुए हैं, और दूसरा वेट है, दो चीजें इसमें, और कुछ रिसोर्सेज का वो वेट कर रहा है। तो देखिए क्या जी, आ प्रोसेस मस्ट बी साइमल्टेनियसली होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स। कम से कम एक प्रोसेस आपके सिस्टम में ऐसा होना चाहिए जिसने कुछ रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है, एंड वेटिंग फॉर एटलीस्ट वन रिसोर्स, और कम से कम एक रिसोर्स का वेट कर रहा हो। और वो रिसोर्स किसके पास होगा? दैट इज करंटली बीइंग हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस। और वो फ्री नहीं है, वो किसी और के पास है। यानी होल्ड एंड वेट, एक या एक से ज्यादा रिसोर्स उसके पास है, और एक या एक से ज्यादा रिसोर्स का वो वेट कर रहा है जो किसी और प्रोसेस के पास है। तो ये दो कंडीशन हमने देखी। तीसरी कंडीशन देखें क्या है। तीसरी कंडीशन मेरे पास है प्रेम्पशन की। यानी कि एक प्रेम्पशन हमने पहले भी देखा था कि एक दफा एक सीपीयू को हमने प्रोसेस को सीपीयू दे दिया तो उससे आप फोर्सफुली ले नहीं सकते वापस। तो ये हमने कहा था कि ये नो प्रियम्पशन। अगर आप ले सकते हो तो फिर हम कहते हैं ये प्रियम्पशन है। तो इसमें वो कह रहा है कि नो प्रियम्पशन, यानी कि आप किसी को आपने रिसोर्स दे दिया कोई, उससे आप वापस नहीं ले सकते जब तक कि वो खुद से उसको जो है ना रिलीज ना करे। तो ये बात लिखी हुई है, अ रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलंटरली बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट। जिस प्रोसेस ने उसको एक्वायर किया हुआ है वो खुद चाहे तो उसको रिलीज कर सकता है, आप फोर्सफुली नहीं ले सकते। और वो कब रिलीज करेगा? आफ्टर दैट प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट्स टास्क। जब वो प्रोसेस जिसके पास ये रिसोर्स है उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा। यानी देखें ना, अगर फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन क्यों जरूरी है, अभी हम देखते हैं दो, हमने सेकंड कंडीशन पे देखी थी कि एक प्रोसेस है उसके पास लेट्स से रिसोर्स R1 तो मौजूद है और R2 का वेट कर रहा है। तो R2 लेट्स से किसी और प्रोसेस के पास है, P2 के पास। तो अगर प्रीएम्पशन होगी तो मैं से R2 लेके R1 को दे दूंगा, तो P1 को दे दूंगा। तो P1 का काम, दोनों रिसोर्सेज कंप्लीट हो गए, P1 अपना काम कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर तो प्रीएम्पशन हुई, प्रीएम्प्टिव नेचर के एल्गोरिथम आपके कंप्यूटर में रन कर रहे हुए, तो तब डेडलॉक अकर होने के चांसेस कम है। हाँ, ये तब होगा जब प्रीएम्पशन नहीं होगी। एक दफा रिसोर्स दे दिया आप उसे वापस नहीं ले सकते जब तक कि वो खुद ना करे। और आखिरी कंडीशन हमारे पास है सर्कुलर वेट। ये सर्कुलर वेट से क्या बात देखें, लेट्स से कि मेरे पास दो तीन प्रोसेस है, P1 P2 P3, मैं तीन ही ले लेता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि P1 ने होल्ड किया हुआ है R1 को और वो R2 का वेट कर रहा है। इसी तरह P2 ने होल्ड किया हुआ है R2 को और वो R3 का वेट कर रहा है। इसी तरह P3 ने होल्ड किया हुआ है R3 को और वो R1 का वेट कर रहा है। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं कि सर्कुलर वेट है, कि एक सेट ऑफ प्रोसेस है और वो अल्टरनेटिवली अगले रिसोर्स का वेट कर रहा है जिसको अगले प्रोसेस जो है ना होल्ड किया हुआ है, और आखिरी वाले प्रोसेस ने पहले वाले प्रोसेस के लिए जो के पास जो रिसोर्सेज है उसकी रिक्वेस्ट की हुई। तो इस तरह के हमारे पास सर्कल बनता है जिसमें सारे प्रोसेस जो है ना वेटिंग कंडीशन में आ रहे होते हैं। तो ये चार कंडीशन है हमारे पास, ये साइमल्टेनियसली होल्ड करेंगी तभी हम एक सिस्टम को डिटेक्ट कर पाएंगे कि वो डेडलॉक कंडीशन में है। अदरवाइज इनमें से एक भी होल्ड नहीं करती तो इसका मतलब है कि वो डेडलॉक कंडीशन में नहीं। इन चारों कंडीशन में कोई मसला है तो बताएं, क्योंकि फिर हम आगे मूव करते हैं।
तो सर ये दोबारा बता थोड़ा सा बता दें। क्या बताऊं इसमें से? म्यूचुअल एक्सक्लूजन सर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मैंने बताया कि कम से कम आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में एक कम से कम कर दें। ऐसा रिसोर्स होना चाहिए। जी जी बोले हसन। सर मैंने अभी ज्वाइन नहीं हो रही थी, अभी ज्वाइन किया, तो ये स्लाइड पर प्लीज सर एक मतलब इसकी समरी दोबारा बता दें। ठीक है मैं बता रहा हूँ। देखिए हम पढ़ रहे थे कंडीशंस की कि डेडलॉक अकर होने के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है। उसमें हमने देखा कि 4 कंडीशंस हैं कि अगर वो आपके सिस्टम में बैक वक्त, लफ्ज बैक वक्त पे जरूर फोकस करना है कि चारों की चारों एक वक्त में होंगी तभी कोई सिस्टम डेडलॉक कंडीशन में होगा। अगर इनमें से एक भी अगर नहीं हो रही और बाकी 3 बेशक हो रही हैं तो तब भी हम कहेंगे कि डेडलॉक कंडीशन में नहीं है। तो चारों ने बैक वक्त होल्ड करना है। इसको कफमैन कंडीशन भी कहते हैं। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या है। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मुराद है कि आपके सिस्टम में कम से कम एक ऐसा रिसोर्स हो, ज्यादा जितने मर्जी हो लेकिन कम से कम एक ऐसा रिसोर्स हो। रिसोर्स से मुराद है प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू, डिस्क ड्राइव, रैम, कुछ भी हो सकता है, जिसको आप नॉन शेयरेबल मोड में यूज कर सकते हो। नॉन शेयरेबल से मुराद ये है कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस उसको यूज कर सकता है। लेट्स से कि मैं एग्जांपल लेता हूं प्रिंटर की, कि मैंने यहाँ से एक प्रोसेस है, लेट्स से क्रोम से मैंने जो है ना प्रिंट की कमांड दी और बैक उसी वक्त जो है ना मैंने मोजिला फायरफॉक्स जल्दी से ओपन किया और वहां से मैंने ना 100 पेज प्रिंट करने की कमांड दे दी। अब जाहिर है देखिए बैक वक्त दोनों नहीं निकाल सकते उसको। पहले कमांड गई हुई है क्रोम की तरफ से तो क्रोम के ही सारे 100 के 100 पेजेस निकलेंगे। तो उसका मतलब है कि एक ही प्रोसेस ने उसको होल्ड किया हुआ है, दूसरे को जगह नहीं मिली। तो उसको हम कहते हैं कि ये रिसोर्सेज जो है मेरे पास नॉन शेयरेबल मोड में। अच्छा दूसरे हमने देखी थी होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट से क्या मुराद है कि नाम ही बता रहा है होल्ड एंड वेट, यानी कि कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसने कुछ रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है और वो कुछ प्रोसेस का वेट रिसोर्सेज का वेट कर रहा है। जिसका वेट कर रहा है वो रिसोर्सेज फ्री नहीं है, वो किसी और प्रोसेस ने हेल्ड किए हुए। तो दूसरी कंडीशन ये है। और तीसरी कंडीशन थी हमारे पास नो प्रीएम्पशन, कि अगर एक प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज को एक्वायर कर लिया है तो उससे हम जबरदस्ती वापस नहीं ले सकते। वो खुद ही रिलीज करे तो करे, अदरवाइज हम वापस नहीं ले सकते। देखिए अगर हम वापस ले सकते हुए उससे, तो लेट्स से पिछले वाले एग्जांपल मैंने दी है कि उसके पास लेट्स से एक प्रोसेस P1 है, R1 रिसोर्स उसके पास है और वो R2 का वेट कर रहा है जो P2 के पास है, तो हम P2 से प्रीएम्प्ट करके P1 को दे देंगे तो उसका काम हो जाएगा, तो डेडलॉक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ऐसी एल्गोरिथम जिसमें प्रीएम्प्टिव नेचर थी उसमें डेडलॉक अकर होने के चांसेस कम थे। तो हमारे पास ऐसे एल्गोरिथम जो नॉन प्रीएम्प्टिव थे उसमें डेडलॉक अकर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आखिरी हमारे पास है सर्कुलर रेट। सर्कुलर रेट मैंने ऊपर बना के भी दिखा दिया कि लेट्स से कुछ नंबर ऑफ प्रोसेस है और वो हर एक के पास कुछ रिसोर्स है और वो कुछ और रिसोर्स का वेट कर रहा है, और इस तरह करते करते जो है ना एक साइकिल बना होता है कि लास्ट जो प्रोसेस है वो उस रिसोर्स का वेट कर रहा होता है जो पहले वाले प्रोसेस ने एक्वायर किया हुआ। तो ये 4 कंडीशन हमारे पास थी, मैंने समरी भी बता दिया। बैकवर्ड होल्ड होना जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। यही नहीं कि आप कहते हो सर इनमें से कोई भी एक है या 2 है तो 3 है तो डेडलॉक नहीं। साइमल्टेनियसली चारों की 4 होल्ड होंगी तभी डेडलॉक होगा। जी अच्छा सर जी, डेडलॉक के अंदर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये फिर रिसोर्सेज इसको मिल जाते हैं और डेडलॉक खत्म हो जाता है, और स्टारवेशन आपने यही बताई थी ना कि उसके अंदर जो है वो उसको रिसोर्सेज कभी भी नहीं मिलेंगे। नहीं, डेडलॉक में देखो अगर आपने कोई टेक्निक लगाई हुई है कि एक दफा डेडलॉक आ गया उससे आपने रिकवर कैसे करना है, तो तब तो पॉसिबल है कि जो है ना आप डेडलॉक को खत्म कर पाओ। वरना ज्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम एक आगे मेथड पढ़ेंगे डेडलॉक इग्नोरेंस का, कि उन्होंने डेडलॉक से निपटने का कोई भी तरीकाकार अपने कोड में जो है ना इंप्लीमेंट नहीं किया होता। इवन के विंडोज ने भी, विंडोज के पास डेडलॉक से निपटने का कोई भी तरीका नहीं, उसने कोई कोडिंग शामिल की ही नहीं हुई। वो ये मान के चलता है कि डेडलॉक शाज़ो नाज़र वाक्य होते हैं। लेट्स से कि 100 दफा आप कंप्यूटर ऑन करो, शायद एक दफा करो, तो एक दफा करने के लिए मुझे अपने कर्नल में इतने ज्यादा कोड को शामिल करने की जरूरत ही नहीं। तो देखिए इस तरह का अगर तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिसने डेडलॉक से रिकवर होने के कोई कोड वगैरह डाला हुआ है, तब पॉसिबल है कि डेडलॉक खत्म हो जाए। स्टारवेशन में मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक या एक से आध प्रोसेस ऐसा होता है जिसको सीपीयू नहीं मिल रहा होता, बाकी तो सबको मिल रहा होता है। वो डेडलॉक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। डेडलॉक में तो किसी को भी प्रोग्रेस हो ही नहीं रही, सारे के सारे एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। ठीक है, यस सर समझ आ जी गया। सर। सर्कुलर वेट एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसकी दोबारा एग्जांपल बताइएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैंने कहा था कि कोई ऐसा रिसोर्स जिसको आप नॉन शेयरेबल मोड में सिर्फ यूज कर सकते हो, कि शेयर ना कर सकते हो। कोई भी रिसोर्स हो सकता है। जैसे मैंने प्रिंटर की एग्जांपल दी थी कि प्रिंटर को एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। अगर दो बैक वक्त दोनों शुरू कर दें
तो एक पेज प्रोसेस P1 से प्रिंट हो रहा है, एक P2 से, तो उनकी सारी ऑर्डर खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मैंने किस के साथ जो है ना अटैच करना है पेज। तो प्रिंटर हमारे पास नॉन शेयरेबल मोड में, क्योंकि वो स्पूलिंग पे काम करता है कि वो सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है ना अपने बफर में स्टोर कर लेता है और फिर फीफो ऑर्डर के तहत जो रिक्वेस्ट पहले आई होती है उसी प्रोसेस को देके उसे प्रिंट करवाता है। और सर्कुलर वेट ये था कि मैंने कहा काफी सारे सेट ऑफ प्रोसेस है, और वो ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दोबारा बता देता हूँ। देखिए P1 प्रोसेस है, उसने R1 रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और R2 को वेट कर रहा है, और R2 फ्री नहीं है, R2 को P2 ने एक्वायर किया हुआ है। तो ठीक है, P2 के पास भी एक रिसोर्स है और P2 जो है वो रिसोर्स R3 का वेट कर रहा है, और R3 भी फ्री नहीं है, R3 को P3 ने एक्वायर किया हुआ है। और इसी तरह बिल्कुल P3 भी एक और रिसोर्स लेट्स से कि R1 का वेट कर रहा है, और R1 भी फ्री नहीं है, उसको P1 ने एक्वायर किया हुआ है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है जिसमें एक सर्कुलर वे में जो है ना सारे प्रोसेस एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं रिसोर्सेज का, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर वेट। ठीक है, ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन है स्टिल? यस सर समझ आ गई है। ठीक है सर। क्लियर है सर। ठीक है, सर ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, कोई इशू आ रहा था म्यूचुअल एक्सक्लूजन का थोड़ा सा। देखो एक्सक्लूसिव कहते हैं जो ओवरव्यू सिर्फ दे आपके पास, जैसे आप कह नहीं रहते एक्सक्लूसिव न्यूज है। एक्सक्लूसिव न्यूज क्या है कि अभी कॉमन न्यूज सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, वो न्यूज आप ब्रेक कर रहे हो। एक्सक्लूजन से मुराद है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस जो है ना एक रिसोर्स को यूज कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकता। तो लाजमी ठीक तौर पे है। अगर सेम प्रोसेस उस रिसोर्स की वेट करेगा ना, उसको वेट करना पड़ेगा। हम अल्टीमेटली वेट की तरफ ला रहे हैं इस चीज को। जितनी भी चारों कंडीशंस है ना, हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोसेस को किसी ना किसी तरह से किसी रिसोर्स का वेट करना पड़ता है। देखें पहली कंडीशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, इसमें भी वेट है। होल्ड एंड वेट में तो है ही वेट। प्रीएम्पशन में भी हम बता रहे हैं क्योंकि रिसोर्स किसी और प्रोसेस के पास है तो आप वेट करो, और सर्कुलर वेट में भी वेट का नाम है। तो चारों कंडीशंस में कहीं ना कहीं बात हमेशा वेट की आएगी। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन में भी ये मुराद है कि एक रिसोर्स आपके पास है, दूसरे को लाजमी वेट करना पड़ेगा सेम रिसोर्स का यूज करने के लिए। तो इसको और सर्कुलर वेट को अलग समझो, क्योंकि देखिए सर्कुलर वेट में क्या है कि एक आपके पास है, आप दूसरे का वेट कर रहे हैं, जबकि जो आपके पास है कोई और प्रोसेस उसका वेट कर रहा है। इसमें कुछ सर्कल वगैरह नहीं बना हुआ, एक या दो प्रोसेस की बात हो रही है। आप तो अपना काम कर रहे हो ना, उसमें तो कोई भी अपना काम नहीं कर रहा सर्कुलर वेट में। जी सर। ठीक है, अच्छा अब हम बताते कैसे हैं कि डेडलॉक जो है ना रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम पहले ग्राफिकली देखते हैं कि हम डेडलॉक को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो हम ग्राफ की मदद लेते हैं। ग्राफ हम डाटा स्ट्रक्चर एक यूज करते हैं बहुत से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को या कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्लेन पेपर पे जो है ना रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि उसको बाद में हम किसी ना किसी एल्गोरिथम के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकें। तो जो जो मेरे पिछले बैच से मेरे साथ हैं स्टूडेंट, मैंने उनको बताया था कि ग्राफ सबसे ज्यादा यूज होने वाला डाटा स्ट्रक्चर है रियल लाइफ में। कोई भी प्रॉब्लम है ना, जब आप उसको सोल्यूशन निकालने लगते हो सबसे पहले आप उसको ग्राफ बनाते हो। कोई भी प्रॉब्लम ले लो, लेट्स से कि आप कहते हो कि मैंने इस्लामाबाद से मरी जाना है, तो फौरन से बनाओगे यार ये इस्लामाबाद है, यहाँ से मैंने मरी जाना है, इतना किलोमीटर है, अच्छा मुझे इतना फ्यूल चाहिए होगा। उसके बाद आप सोल्यूशन बनाना शुरू करते हो, इतनी देर लगेगी मुझे। तो सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला है ना वो ग्राफ है। तो बहुत से प्रॉब्लम ऐसे हैं जो हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेडलॉक को भी हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें। यही लिखा हुआ है इन सम केसेस डेडलॉक कैन बी अंडरस्टूड मोर क्लियरली, कि आप डेडलॉक को ज्यादा क्लियर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो थ्रू द यूज ऑफ ग्राफ। और ग्राफ का नाम है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब ये होता क्या हम देख लेते हैं। देखिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में दो मुख्तलिफ टाइप की नोड्स हैं। हम वैसे तो पढ़ते हैं ना वर्टेक्स एक ही टाइप के होते हैं, और हम उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एजेस होते हैं ग्राफ में जिसको आप आर्क्स या लाइन से ड्रा करते हैं। तो इसमें ये बता रहा है कि नोड्स यानी कि वर्टेक्स हैं, लेकिन दो मुख्तलिफ टाइप्स के हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास है सर्कुलर वर्टेक्स या सर्कुलर नोड, और एक आपके पास रेक्टेंगुलर नोड्स। इसमें जो सर्कुलर नोड है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को, और जो आपके पास रेक्टेंगुलर नोड्स हैं या वर्टेक्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है रिसोर्स को। यहाँ पे मैं पी और आर लिख रहा हूँ। अच्छा अब देखिए, अब ये तो हमें समझ आ गया कि नोड्स हैं यानी कि वर्टेक्स हैं, और वर्टेक्स की दो टाइप्स हैं, या सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर। हमने पता चल गया कि रेक्टेंगुलर जो है वो रिसोर्स के लिए, और जो सर्कुलर है वो प्रोसेस के लिए। अब हम एजेस को देखते हैं। दूसरी चीज तो एजेस ही है, एजेस को देखें। द एज अमंग नोड्स रिप्रेजेंट रिसोर्स एलोकेशन। अब हमें एज बताएगा कि कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को एलोकेट किया जा चुका है, और कौन सा प्रोसेस
इस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा, यानी उसके लिए वेट कर। दो तरह से हम इसका मतलब है एज को रिप्रेजेंट करेंगे। एक ये बताने के लिए कि ये रिसोर्स इस प्रोसेस को दिया जा चुका है, और दूसरा ये बताने के लिए कि ये प्रोसेस इस रिसोर्स का वेट कर रहा है या इस प्रोसेस ने इस रिसोर्स की रिक्वेस्ट की हुई है। तो देखो कैसे, इफ एज यानी कि जो आपका एज है उसकी डायरेक्शन गोज फ्रॉम रिसोर्स यानी कि सर्कल से, क्योंकि हमने कहा था कि हम रिसोर्स जो है वो सर्कल से, सॉरी रेक्टेंगल से ड्रा करेंगे। एक मिनट में इसको वो कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ये लो, जो मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ और इसमें आर लिख रहा हूँ ताकि दोबारा से ना पड़े। वो कह रहा है अगर तो आपका एज रिसोर्स से प्रोसेस नोड की तरफ जा रहा है, यानी कि रिसोर्स से, तो प्रोसेस को मैंने कहा था कि हम सर्कल से ड्रा करेंगे, उसके अंदर मैं पी लिख भी देता हूँ। इस तरह का कोई अगर आपको एज इस ग्राफ में देखने को मिलेगा जिसकी डायरेक्शन रेक्टेंगल से सर्कल की तरफ होगी, तो उसका क्या मुराद है देखें। इट इंडिकेट्स दैट द प्रोसेस हैज एक्वायर्ड दैट रिसोर्स। इसका मतलब है ये आर रिसोर्सेज जो है इस प्रोसेस पी को दिया जा चुका है, इसने एक्वायर किया हुआ है। और हमने अब देखा था कि दो टाइप के एज होंगे, अब दूसरा देखते हैं कौन सा है। अगर तो एज की डायरेक्शन गोज फ्रॉम प्रोसेस नोड यानी कि सर्कुलर नोड से प्रोसेस नोड की से रेक्टेंगुलर नोड की तरफ जा रही है, सर्कल से इस तरफ जा रही है, जो हमें ड्रा करने लगा, तो इसका क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि इस प्रोसेस ने यानी कि पी ने इस स्पेसिफिक रिसोर्स आर के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। समझ आ गई इन दोनों एजेस की? यस सर। ठीक है, तो अब याद रखिएगा। अच्छा जी, इन्हीं एजेस को जो है ना एक प्रॉपर नाम रिक्वेस्ट एज और असाइनमेंट एज भी बोलते हैं। असाइनमेंट एज वो होगा जो रेक्टेंगल से सर्कल की तरफ जाएगा, और रिक्वेस्ट एज वो होगा, इसको मैं लगा देता हूँ डायरेक्शन, जो आपका सर्कल से रेक्टेंगल की तरफ जाएगा। यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसको रिक्वेस्ट एज बोल दोगे, वो हमेशा सर्कुलर नोड से रेक्टेंगल की तरफ जा रहा होगा। और असाइनमेंट एज यानी कि आप दिया जा चुका है, असाइन किया जा चुका है, वो हमेशा रेक्टेंगल से सर्कल नोड की तरफ जाएगा। ये दो पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए कि लिखा हुआ है रिक्वेस्ट एज, यानी कि ये वाला एज, इसमें डायरेक्शन जो है वो सर्कुलर नोड से रेक्टेंगुलर नोड की तरफ है। कैन बी कन्वर्टेड, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, असाइनमेंट एज में, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अब मैं डायरेक्शन चेंज करने लगा, लेकिन कब, जब ये स्पेसिफिक रिसोर्स जो है इस प्रोसेस को मिल जाएगा, तब आप इसको कन्वर्ट कर सकोगे। तो हमें पता चल गया कि रिक्वेस्ट एज है, एक असाइनमेंट एज है, और रिक्वेस्ट एज को असाइनमेंट एज में कन्वर्ट कर देंगे हम इस ग्राफ में, कब, जब ये स्पेसिफिक रिसोर्स इस प्रोसेस को मिल जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पे अलग से भी देख सकते हो, मैंने एक इलस्ट्रेशन भी बनाई है। ये असाइनमेंट एज है आपके पास, जिसमें रेक्टेंगल से सर्कुलर नोड की तरफ एज है, और बिल्कुल इसके उल्ट जिसमें सर्कल से रेक्टेंगुलर नोड की तरफ एज है, इसको आप रिक्वेस्ट एज बोल रहे हैं। अभी देखो, अभी इसके लिए रिक्वेस्ट की हुई थी, हो सकता है कि ये रिसोर्स फ्री ना हो, थोड़ी देर के बाद ये रिसोर्स फ्री हो गया, तो अब आपने इसको दे दिया, तो जैसे ही आप दोगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। तो ये डायरेक्शन मैंने चेंज कर, तो ये बात आखिरी लिखी हुई थी कि रिक्वेस्ट एज को असाइनमेंट एज में कन्वर्ट किया जा सकता है जब आप फ्ला रिसोर्स उस प्रोसेस को दे दो। यहाँ पे आपको जरा आसानी से समझ आएगी। देखो, प्रोसेस नोड को आप इस तरह रिप्रेजेंट करोगे। अब हम देखते हैं कि अभी तो हम सिंगल इंस्टेंस की बात कर रहे थे कि हम मान के चल रहे थे कि हर रिसोर्स जो है ना वो सिंगल क्वांटिटी में मेरे पास, यानी कि एक ही प्रिंटर है, एक ही स्कैनर है, एक ही डिस्क मेरे पास लगी हुई है, इस तरह की चीजें। लेकिन मैंने बताया था कि जरूरी नहीं कि सिंगल हो। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट्स से मेरे पास कंप्यूटर के साथ जो है ना 4 प्रिंटर्स अटैच है, इस तरह आप समझ लो। तो अब रिसोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरे पास है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल तो मैंने लिख दिया, अब मुझे क्या पता चलेगा कि ये सिंगल प्रिंटर के लिए, ये 4 प्रिंटर के लिए। तो इसका इससे मुराद ये है कि मुझे इसके अंदर जो है ना बताना पड़ेगा तादाद, और वो तादाद बताने का तरीका ये है कि रेक्टेंगल ड्रा करके जितने भी आपके पास इसके क्वांटिटी है, इंस्टेंसेस हैं, वो अंदर बता दो। तो अब 4 मैंने बताया, तो इस तरह करके मैं 4 लगा दूं। तो अब जैसे ही ये इनमें से कोई एक किसी प्रोसेस को असाइन होगा, लेट्स से कि प्रोसेस P1 को मैं असाइन करने लगा, तो यहाँ पे पहले मैं प्रोसेस ड्रा करूंगा, यानी कि सर्कुलर नोड, और इसमें से किसी एक पे जो है ना मैं स्टार्ट करूंगा असाइनमेंट एज, और इस तरह करके ड्रा कर दूं। तो उसका ये मतलब हुआ कि ये वाला स्पेसिफिक जो इंस्टेंस था ना, अब ये इस प्रोसेस को दिया जा चुका है, उसके पास बाकी 3 रह गए।
तो इसी तरह के जो है ना सारी इलस्ट्रेशन चलेंगी। मैं आपसे पूछूंगा भी इसके पास कितने हैं करंटली, जब आगे हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो जिसमें से एरो जा रहा हुआ इसका मतलब है वो दिया जा चुका है। जिसमें से नहीं जा रहा तो उसका मतलब है कि वो नहीं दिया चुका। तो इसका अभी जो मैंने स्पेसिफिक ड्रा किया इसका मतलब है कि 4 में से एक जो है ना असाइन किया जा चुका है किसी प्रोसेस को। 3 इंस्टेंस स्टिल जो है ना अभी इसके पास है जो किसी को दिया जा सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोसेस पीआई ने जो है ना रिक्वेस्ट की है किसी रिसोर्स आरजे की, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि असाइनमेंट एज जो है इस तरह, सॉरी रिक्वेस्ट एज जो है वो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रहा हो, वो यही है। अच्छा, अब देखो एक प्रोसेस पीआई है, उसने होल्ड कर लिया है एक इंस्टेंस रिसोर्स आरजे का। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिसोर्स में से किसी एक जो मैंने क्वांटिटी के लिए ड्रा किया था वहां से आप असाइनमेंट एज शुरू करोगे और प्रोसेस नोड की तरफ ले आओगे। तो इसका मतलब है कि ये स्पेसिफिक इंस्टेंस इस प्रोसेस पीआई को दिया जा चुका है। और जब आप क्लेम करना है, अब इस बात को समझना, देखो क्लेम से मुराद है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो इसकी कि मुझे जो है ना आरजे का कोई एक इंस्टेंस दो। तो देखो वो जाहिर करने का तरीका ये है कि आप हमेशा डैश्ड लाइन में एरो को रिप्रेजेंट करोगे। क्लेम आगे हम मजीद थोड़ा सा चलेंगे तो हमें समझ आएगी कि क्लेम हो सकता है कि अभी उसने रिक्वेस्ट ना की हुई। क्लेम से मुराद ये है कि इन फ्यूचर इसको इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर तो फौरी तौर पर उसने रिक्वेस्ट की हुई है फिर तो आप सिंपल वही डैश लाइन यूज नहीं करोगे, सिंपल एक एरो यूज करोगे जिसकी डायरेक्शन प्रोसेस नोड से रिसोर्स नोड की तरफ होगी। लेकिन अब आगे हम देखेंगे कि कुछ इंप्लीमेंटेशन में हमें जरूरत पड़ेगी कि हर रिसोर्स प्रोसेस जो है ना वो शुरू में ही बता दे कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए होंगे और इस रिसोर्सेज की इतनी इतनी तादाद चाहिए होगी। तो अभी तो उसको फिल वक्त तो नहीं चाहिए, इन फ्यूचर चाहिए होगी। तो ये जाहिर करने के लिए कि इन फ्यूचर इस प्रोसेस पीआई को इस रिसोर्स आरजे की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्लेम एज बनाते हैं कि ये नया एज हमारे पास है। तो क्लेम एज कैसे बनाएंगे? प्रोसेस पी आई से या जो भी नोड होगी उससे ही रिसोर्स की तरफ एज जाएगा, रिक्वेस्ट एज की तरह, लेकिन फर्क ये होगा कि डैश लाइन में। और जब एक्चुअल में एक टाइम आएगा जब ये प्रोसेस पीआई इस रिसोर्स आरजे के लिए रिक्वेस्ट कर देगा, अभी तो नहीं कर रहा, फ्यूचर के लिए बता रहा, लेकिन जब कर देगा तो तब आप इसको डैश को खत्म करके एक्चुअल रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट कर दो। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, आगे हमारे साथ मजीद क्लियर हो। तो अब हम इसको देख भी लेते हैं। अभी तो हमने टर्मिनोलॉजीज देखी है, अब ये कैसे काम करते हैं। देखो ये रिसोर्स मैंने बनाया हुआ है, सिर्फ इसका सिंगल इंस्टेंस है और सिंगल इंस्टेंस P2 को दिया जा चुका है। अब P2 ने जो है ना, आप देखो P2 से एरो R3 की तरफ जा रहा है, यानी कि इसने रिक्वेस्ट की हुई है। ठीक है जी, रिक्वेस्ट की हुई है, इसके पास एक इंस्टेंसेस है, बिल्कुल है, लेकिन वो P3 को दिया जा चुका है, बिल्कुल। और P3 बता रहा है कि अभी मुझे R4 की जरूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर मुझे कहीं ना कहीं जाके R4 की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसने यहाँ पे डैश लाइन में इसको ड्रा किया हुआ। तो ये हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं। ये मेरे पास एक ग्राफ बना है जिसमें मैंने सारी चीजें, रिक्वेस्ट एज, असाइनमेंट एज, क्लेम एज, प्रोसेस, रिसोर्सेज और सिंगल इंस्टेंस और मल्टीपल इंस्टेंस, सारी चीजों को कवर करती है। इसमें अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रही तो बताए, फिर हम आगे चलते हैं। सर ये जो क्लेम एज है तो फिर जी, ये रिसोर्सेज जो है वो इसके लिए रिजर्व किए जाते हैं या इसमें क्या फर्क आता है फिर? ये तो सिर्फ जैसे बताएगा। रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने कंप्यूटर पे बैठ गया हूँ, मैं बता रहा हूँ कि यार अभी जो है ना टाइप कर रहा हूँ, 5 मिनट के बाद मुझे प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। तो 5 मिनट बाद जो है ना अगर कोई बंदा आता है ना आपसे प्रिंट निकलवाने, तो आप किसी को निकालने ना देना, क्योंकि मेरी डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगी, मैं उसको प्रिंट करूँ। तो अभी यानी कि 5 मिनट के पास उसका टाइम है, वो किसी को दे सकता है। हाँ, 5 मिनट के बाद जो है ना फिर मेरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, मैंने पहले ही क्लेम किया हुआ था, और फिर मैं जाके उसको यूज करूँ। तो ये हर प्रोसेस बताता है कि इन फ्यूचर किसी स्टेज पे जाके मुझे इस रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, तब आपने मुझे देना है। अभी आप किसी को भी दो, लेकिन उस वक्त आपने मुझे देना है। सर उससे फिर वेट नहीं करना असाइनमेंट एज पड़ेगा उस मीन प्रोसेस को फिर रिसोर्स। असाइनमेंट ऐसे क्या असाइनमेंट एज ये बना हुआ है R3 से P3 की तरफ, मतलब इसको रिसोर्स असाइन हो गया है P3 को, हो गया? P3 को R3 रिसोर्स असाइन हो गया, और इधर से जो R1 P2 को जा रहा है ये भी असाइन हो चुका है। R1 P2 को जा रहा है, बिल्कुल असाइन हो चुका है। सही है सर। ठीक, अच्छा जी, अब हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देख लिया क्योंकि ये हमारे पास डेडलॉक डिटेक्शन के लिए जरूरी था। अब हम अपने मेन टॉपिक्स की तरफ चलते हैं कि अब कैसे डिटेक्ट करोगे आपके पास डेडलॉक आकर हो चुका है। तो देखें, अभी जो हमने ग्राफ बनाया है इसको हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, यानी कि ये बताता है कि कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को एलोकेट हो चुका है। तो इस तरह से इसका नाम निकला हुआ है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। पहला पॉइंट देखें, वो कहता है इफ अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल। अब साइकिल से क्या मुराद है आगे देख लेंगे। ये एजेस जो है ना जहां से स्टार्ट हो, जिस नोड से घूम के दोबारा वहीं पे आ जाए, कोई ऐसा पाथ बनता है, इसका मतलब है कि अगर तो इस तरह का कोई साइकिल आपके ग्राफ में नहीं पैदा हो रहा तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में डेडलॉक नहीं है। अभी हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली।
तो ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइकिल हुआ तो इसका मतलब है डेडलॉक है। हाँ, ये पार्शली बात दुरुस्त है। वो दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन देखो, इफ अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ डज कंटेन साइकिल। आपने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया अपने पूरे सिस्टम को, कौन कौन सा प्रोसेस किस किस रिसोर्स को एक्वायर करके बैठा है, किसका क्लेम किया हुआ है और किसकी रिक्वेस्ट की हुई है। ठीक है, तो आपने देखा कि साइकिल बन गया उसमें, लेकिन अभी आप फौरन से ये डिक्लेयर नहीं करोगे कि इसमें डेडलॉक है। उसके आगे भी दो कंडीशन है। कौन सी देखें? पहली सब कंडीशन है कि साइकिल है और ईच रिसोर्स कैटेगरी कंटेन्स ओनली अ सिंगल इंस्टेंस। साइकिल बन गया है और हर जितना भी रिसोर्सेज था ना आपके पास, उनकी क्वांटिटी एक एक है, एक ही प्रिंटर, एक ही स्कैनर, एक ही डिस्क, और साइकिल बन गया है। तो इसका मतलब है कि डेडलॉक अकर कर गया। हाँ, दूसरी सब कंडीशन हम देखते हैं कि ठीक है साइकिल तो है, लेकिन हर रिसोर्स का जो है ना मल्टीपल इंस्टेंसेस है, या हर नहीं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनके मल्टीपल इंस्टेंसेस है। इससे क्या मुराद है कि प्रिंटर एक नहीं है मेरे पास, प्रिंटर दो है, या स्कैनर एक नहीं है मेरे पास, स्कैनर तीन लगे। तो आप 100% एश्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि डेडलॉक है। आप कह सकते हो कि क्योंकि साइकिल भी है और हर रिसोर्स की जो है ना एक से ज्यादा इंस्टेंसेस है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें डेडलॉक आ सकता है। यानी कि मुझे पता चल गया कि जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है वो 100% एश्योरिटी के साथ तभी बता सकता है जब हर रिसोर्स का सिंगल इंस्टेंस हो। तो अगर मल्टीपल इंस्टेंस हो गए तो वहां पे जो है ना हमारे पास जो ये सिंपल रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है ना, ये बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क नहीं करता, लेकिन करता है। और वो कंडीशन हमने देख ली है कि सिंगल इंस्टेंस हो और साइकिल क्रिएट हो जाए। तो ये हमारे पास जो है ना एक बेसिक सा बिल्कुल शुरू में इसी ग्राफ के थ्रू हम बता सकते हैं कि इसमें डेडलॉक है या नहीं। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। देखिए, ये आपके पास आपने एक सिस्टम को रिप्रेजेंट किया, उसमें लेट्स से के 4 प्रोसेस थे और 2 ही रिसोर्सेज थे। इस रिसोर्सेज को आप ले लोगे, ये प्रिंटर है और 2 प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल, और इसको आप हार्ड डिस्क ले लो या कोई भी डिस्क ड्राइव ले लो, ये भी आपके कंप्यूटर में 2 इंस्टॉल। और आपने बताया, क्या बताया कि जो आपके पास एक प्रिंटर है ना, उसको करंटली एक प्रोसेस P2 यूज कर रहा है, और जो दूसरा आपके पास प्रिंटर है ना, उसकी रिक्वेस्ट की हुई ना, सॉरी, तो एक प्रोसेस है, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक प्रिंटर को P2 यूज कर रहा है और दूसरे प्रिंटर को P3 यूज कर रहा है। यानी कि प्रिंटर मेरे पास कोई भी अभी फ्री नहीं है। ठीक है जी। दूसरा मेरे पास डिस्क है, हार्ड डिस्क में कहते हैं 2 हार्ड डिस्क लगी हुई। तो मुझे पता चला कि एक हार्ड डिस्क जो है ना वो प्रोसेस P1 करंटली यूज कर रहा है। ठीक है जी। और जो दूसरा हार्ड डिस्क है उसको प्रोसेस P4 यूज कर रहा है। इसमें देखते हैं कि कोई भी रिसोर्सेज इस वक्त फ्री नहीं है। अब रिप्रेजेंट करके मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि साइकिल है या नहीं। तो लेट्स से मैं P1 से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पहुंचा, ठीक है जी। यहाँ से मैं P3 पे पहुंचा, ठीक है जी। यहाँ से मैं R2 पे आया, ठीक है जी, और वापस मैं P1 पे गया। हाँ जी, बिल्कुल साइकिल बन रहा है, यानी कि मैं जिस पॉइंट से शुरू हुआ था घूम के वापस आ गया। लेकिन मैंने फिर अगली बात ये देखनी है कि क्या हर रिसोर्स का सिंगल इंस्टेंस है। तो मैंने पहला रिसोर्स चेक किया तो मुझे पता चला कि प्रिंटर तो 2 है, यानी कि 2 इंस्टेंस है, सिंगल नहीं है। इस तरह मैंने दूसरा रिसोर्स चेक किया तो मुझे पता चल गया कि इसके भी 2 इंस्टेंस है, यानी कि 2 मेरे पास डिस्क ड्राइव लगी हुई है, यानी कि ये भी हमारे पास वो नहीं है। एक मिनट दीजिएगा सर। तब आप मैं 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता, अब मुझे चेक करना पड़ेगा। तो अब मैं चेक करता हूँ लेट से। अच्छा, मैं P1 से स्टार्ट करने लगा हूँ। क्या P1 करंटली अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकता है? इसके पास एक रिसोर्सेज है R2 का, दूसरा उसने रिक्वेस्ट की हुई R1 की। क्या R1 उसको दिया जा सकता है? नहीं जी, R1 के 2 ही रिसोर्सेज हैं और वो ऑलरेडी यूज हैं। मतलब P1 करंटली अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इसको मैं एक्सक्लूड करने लगा। अब मैं P2 को देखता हूँ, क्या P2 ने किसी की रिक्वेस्ट की हुई है? वो कैसे मुझे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि P2 से कोई आउटगोइंग एज होगा। तो मुझे पता चला कि P2 से तो कोई आउटगोइंग एज नहीं है। तो क्या P2 को करंटली कोई रिसोर्स मिला हुआ है? हाँ जी मिला हुआ है। कौन सा? R1 का। तो इसके तो सारे रिसोर्सेज पूरे हैं। तो इसका मतलब है ये P2 सक्सेसफुली अपने आप को एग्जीक्यूट करके एक रिसोर्स यहाँ पे वापस कर देगा। हमने पढ़ा था, रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद जब उसको मिल जाएगा तो तीसरा उसको वापस करना है उसने। तो जैसे उसने वापस किया, यहाँ पे R1 की अवेलेबल तादाद 1 हो गई। जैसे ही 1 हुई, P1 को फौरन से वो मिल जाएगा क्योंकि P1 ने से रिक्वेस्ट की हुई थी। जैसे P1 को मिला, इसके दोनों रिसोर्सेज पूरे हो गए, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। कि जैसे एग्जीक्यूट होगा ये एक R1 रिलीज करेगा, और इसी तरह बिल्कुल एक R2 मिला होता है, ये R2 भी रिलीज करेगा। जैसे ही R2 मिल इसको रिलीज होगा, P3 ने R2 की रिक्वेस्ट की हुई थी तो फौरन से P3 को मिल जाएगा, तो P3 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। P3 जैसे एग्जीक्यूट होगा, ये एक R2 को इसने होल्ड किया होता वो भी रिलीज करेगा,
और R1 का पकड़ा हुआ था वो भी रिलीज करेगा, तो इस तरह P4 के भी पूरे हो जाएंगे, P4 भी अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेगा। तो मुझे पता चला कि सिर्फ अगर एक P2 मैंने देखा कि जैसे ही वो एग्जीक्यूट हुआ उसने रिसोर्स अपना रिटर्न किया, उसके बाद सारा साइकिल ये जो है डिस्टर्ब हो गया और हर प्रोसेस को अपने अपने रिसोर्सेज मिलना शुरू हो गए। तो उसका मतलब ये हुआ कि बेशक साइकिल था इस ग्राफ में, लेकिन डेडलॉक नहीं हुआ इस वाले ग्राफ। तो अब मैं दूसरा, मेरे पास 7 वाला ग्राफ है, इसको एग्जीक्यूट समझने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि मैंने एक और सिस्टम अपना बनाया है, उसमें मेरे पास सिर्फ 3 प्रोसेस है, P1, P2 और P3। और देखो रिसोर्सेज मेरे पास हैं 4, R1, R2, R3 और R4। तो अब मैं पहले ये चेक करने लगा कि क्या इसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है कोई सा भी। तो मैं देखता हूँ, देखो P1 से मैंने स्टार्ट किया, R1 की तरफ गया, P2 की तरफ गया, P2 से मैं वापस नहीं आ सकता, ठीक है, P2 से मैं R3 की तरफ गया, R3 से मैं P3 की तरफ गया, P3 से मैं R2 की तरफ आया और R2 से P1 की तरफ आया। हाँ जी, इसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। तो लेकिन साइकिल के बाद मैंने चेक करना है कि क्या किसी रिसोर्स के इसमें मल्टीपल इंस्टांस हैं। तो मैं चेक करने लगा, R1 सिंगल है, ठीक है, R2 हाँ जी 2 हैं। तो इसका मतलब है मैं 100% शॉर्टेज नहीं कह सकता। स्टिल मैंने चेक किया दोबारा, R3 इसका एक था और R4 के भी 4 थे। तो हमें पता है कि जब भी मल्टीपल इंस्टांस हो तो फिर आप 100% शॉर्टेज नहीं कह सकते, फिर आपको एवेलुएट करना पड़ता है। तो चलो जी मैं एवेलुएट करता हूँ। मैंने देखा जी P1 को R2 का एक इंस्टांस दिया जा चुका है, ठीक है, तो क्या ये अपनी एग्जीक्यूशन कर सकता है? ये करंटली रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की, और R1 का सिर्फ सिंगल रिसोर्स है जो इसको नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी P2 को दिया जा चुका है। तो चलो जी हमें पता चल गया P1 की तरफ एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। मैं P2 पे आता हूँ। P2 को एक R1 का रिसोर्सेज दिया जा चुका है, उसके बाद वो एक R3 के रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है और इसको एक R2 का भी दिया जा चुका है। तो क्या ये अपनी एग्जीक्यूशन कर सकता है? देखो जी दो इसके पास हैं, R1 भी है और R2 भी है, लेकिन R3 इसको चाहिए और R3 फ्री नहीं है वो, क्योंकि P3 के पास है। तो मुझे पता चल गया कि P2 की भी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। अब मैं P3 की तरफ आता हूँ। P3 ने एक होल्ड किया हुआ है R3 का, ठीक है जी, क्या इसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है? नहीं अभी, क्योंकि इसने स्टिल एक रिक्वेस्ट किया हुआ है, कौन सा? R2, और R2 के सिर्फ 2 इंस्टांसेस हैं, उनमें से एक P1 के पास है और एक R2 के P2 के पास है, तो इसको नहीं दिया जा सकता। तो ये देखो अब इस तरह की कंडीशन बनी है कि हर बंदा कोई ना कोई रिसोर्स होल्ड करके बैठा हुआ है और किसी का वेट भी कर रहा है और सारे एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कोई एक रिलीज हो, लेकिन कोई भी रिलीज नहीं करेगा। ये जो स्पेसिफिक सिस्टम है ये आपका डेडलॉक कंडीशन में। ये हमने देखा था कि इसमें भी साइकिल था लेकिन ये नहीं था। तो अब हमने दूसरा देखा उसमें साइकिल भी था, लेकिन इसके बावजूद हमने जब देखा कि मल्टीपल इंस्टांसेस हैं, हमने 100% शॉर्टेज नहीं कहा, हमने इसको मजीद एवेलुएट किया और उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हाँ ये वाकई डेडलॉक कंडीशन में है। तो इस तरह से आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दिया गया हो, आप चेक कर सकते हैं इसमें कि डेडलॉक है या नहीं। वो मैंने तरीका बता दिया। सबसे पहले साइकिल चेक करना है, उसके बाद फिर देखना है कि मल्टीपल इंस्टांस है या सिंगल। अगर साइकिल है और सिंगल इंस्टांस है फिर आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल बता सकते हो कि इसमें डेडलॉक है। हाँ साइकिल के बावजूद आप देखो कि मल्टीपल इंस्टांस है, फिर इसी तरह आप सारों को चेक करोगे और ये बाकायदा आप टेबल बना के करोगे, आगे हम वो करेंगे भी। अच्छा, डिटेक्शन के बाद हम देखते हैं कि हमें हैंडल कर कैसे हम डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास मुख्तलिफ इसकी स्ट्रेटजीज है। पहली स्ट्रेटजी क्या कहती है कि या तो आप प्रिवेंट करो डेडलॉक को या अवॉइड करो। तो आपको सर ये तो एक चीज है, बिल्कुल इसके जो डिक्शनरी के मतलब है वो एक है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस दो अलग अलग टेक्निक्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे किसमें क्या डिफरेंस। ठीक है जी, दूसरा क्या है? ठीक है, अगर आप प्रिवेंट भी नहीं कर सके अवॉइड भी नहीं कर सके, इसका मतलब डेडलॉक चला गया। तो डेडलॉक चला गया, सबसे जरूरी है कि आप उसको डिटेक्ट करो, आपको पता ही ना चले। तो ठीक है जी, हो गया, पहले तो आपने डिटेक्ट करना है और उसके बाद उससे रिकवरी भी करनी है। ये हमारे पास दूसरी स्ट्रेटजी होगी अगर हम पहली वाले में कामयाब नहीं होते। और तीसरी क्या है कि जैसे विंडोज करती है, तो वो क्या है कि जो है ना डेडलॉक आता ही नहीं सिस्टम में, ये मान के चलो उसके निपटने का कोई कोड भी नहीं। आप देखोगे कि जो छोटे से 10, 4, 5, 8, 10 साल पहले पीछे चले जाओ, बाजू का सिस्टम हैंग हो जाता था, फिर आपकी मजबूरी बनती थी कि या तो आप पावर वाला बटन 10-15 सेकंड के लिए दबा के रखते थे या वहां से पावर को कट ऑफ करते तो अगेन कंप्यूटर को ऑन करते थे। वो आपका डेडलॉक कंडीशन में होता है और विंडोज स्टिल इसी में चलती है। लेकिन अब मसला ये होगा कि रिसोर्सेज की जो है क्वांटिटी बढ़ गई है। जैसे पहले लेट से कि आपके पास रैम होती थी ज्यादा ज्यादा 512 MB, आजकल आपके पास आम से लैपटॉप में भी कम से कम 8 GB से स्टार्ट ले रही। पहले आपके पास जो है ना CPU होता था 2 या इस तरह के पेंटियम 4 और 5 किस्म के। आजकल बहुत हाई क्वालिटी 8 कोर वाले प्रोसेसर, 4 कोर वाले और इससे भी ज्यादा जो आए हुए हैं, तो वो आप मल्टीपल प्रोसेस को एक टाइम में हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि डेडलॉक होता नहीं। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा हैवी काम करो किसी सिंपल लैपटॉप पे, यानी कि कोई रेंडरिंग का काम करो या कोई वीडियो एडिटिंग का काम करो, तो स्टिल आपको फेसिंग करनी पड़ जाती है कि उसमें आपको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा तादाद में चाहिए होते हैं। लेकिन विंडो कहने का मतलब ये कि स्टिल उसी अप्रोच पे काम कर रही है कि वो मान के चलती है कि ऑस्ट्रिच अप्रोच इसको कहते हैं। जैसे वो शतरमुर्ग नहीं होता
जब वो शिकारी को अपनी तरफ आते देखता है तो वो क्या करते हैं कि रेत में सर जो है ना अपना दबा लेते, वो समझता है कि मैं शिकारी को नहीं देख रहा तो शिकारी मुझे भी नहीं देख रहा। तो विंडोज जो है ना ऑस्ट्रिच अप्रोच पे काम कर रही है। वो कहती है, ये मान के चलती है कि डेडलॉक होता ही नहीं, अगर होगा भी तो ना यूजर जो है ना वो खुद ही फोर्स शट डाउन करके जो है ना इस मसले को हल कर ले। तो इससे क्या होता है कि इसका कर्नल का साइज जो है ना वो कम हो गया, उसको इतना ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, और यही जो उसने चीजें हैं ना किसी और तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में ऑपरेटिंग सिस्टम के इंप्लीमेंट की हुई। तो 3 तरीके हैं, प्रिवेंशन या अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी, और इग्नोरेंस। तो अब हम शुरू करते हैं प्रिवेंशन को, देखते हैं प्रिवेंशन क्या है। तो देखिए हमने पहले पढ़ा था कि 4 कंडीशन है, और हमने डेडलॉक के लिए ये भी पढ़ा था कि चारों कंडीशन का बैक वक्त आकर होना लाजमी है। तो मुझे एक किससे क्लू मिल गया कि यार किसी तरह ना मैं इन चारों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स करवा दूं ना, इसका मतलब है डेडलॉक खत्म हो जाएगा, कभी हो गई। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको ये ऐसा समझो कि एक टेबल है, उस पर काफी सारा जो है ना बुक्स वगैरह या कुछ सामान वगैरह पड़ा है, काफी हैवी किस्म की टेबल, उसके 4 लेग्स हैं, ये मैं नीचे ड्रॉ भी करने लगा। देखो अगर आपने इसमें से किसी एक लेग को भी जो है ना ब्रेक कर दिया तो ये टेबल जो है ना आपने जो एक स्टेबल पोजीशन है वो बरकरार नहीं रख पाएगी, वो नीचे गिर जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, 4 कंडीशंस पे डेडलॉक खड़ा है, इसमें से आपने कोई एक कंडीशन को ब्रेक कर दिया ना तो ये नीचे गिर जाएगा, यानी कि डेडलॉक खत्म हो जाएगा। और ये हम मान के चलते हैं, हम देखते हैं कि हम बारी बारी चारों कंडीशंस को देखेंगे और हम ट्राई एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कंडीशंस खत्म की जा सकती है, और फिर हम एक समरी डिवाइस करेंगे कौन सी कंडीशन को खत्म करना ज्यादा आसान है और प्रैक्टिकली जो है ना वही चीज इंप्लीमेंट की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, बाकी पॉसिबल नहीं। पहले हम देखते हैं, पहली कंडीशन थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या थी कि एक रिसोर्स है उसको नॉन शेयरेबल मोड में रखा जाए। तो ये पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एलिमिनेट किया जा सकता है। देखिए जी मैंने अभी एग्जांपल दी थी जैसे प्रिंटर की है, अगर तो प्रिंटर आपके पास है ही तो कंप्यूटर में एक इंस्टॉल है और आप चाहते हो कि उसको मैं शेयरेबल मोड में रखूँ, तो ये पॉसिबल नहीं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिसोर्सेज लाजमी आपके पास ऐसे होंगे जो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस उनको यूज कर सके। वो नॉन शेयरेबल मोड में आ गया, और नॉन शेयरेबल मोड में आ गया तो उसका मतलब है म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। तो आप कहने को तो कह सकते हो कि जैसे सर जी आप स्पूलिंग कर लें, जैसे मेरे प्रिंटर की एग्जांपल दी, तो प्रिंटर की चलो आप स्पूलिंग कर भी लोगे, और बाकी कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो जिसके सिंगल इंस्टेंस है उसके लिए आप क्या करोगे, किन किन के लिए आप करते फिरोगे। तो प्रैक्टिकली म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। हम पढ़ लेते हैं क्या, देखो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिससैटिस्फाई द म्यूचुअल एक्सक्लूजन because some resources such as the tape drive and printer are inherently non-shareable। वो by default उनकी नेचर ही नॉन शेयरेबल, उसको शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जहां पता चल गया कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं होल्ड एंड वेट। क्या मैं होल्ड एंड वेट कंडीशन को एलिमिनेट कर सकता हूं? तो देखो क्या जी, वो कहता है कि एलोकेट ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। कैसे खत्म कर सकते हो इसको, कि एक प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेज चाहिए ना वो आप उसके एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले दे दो। अब ये भी पॉसिबल नहीं है। लेट्स उसको प्रोसेस P1 को जो है ना प्रिंटर चाहिए R1, प्रिंटर अभी कोई और यूज कर रहा है, तो मैं इसको कैसे दे दूं अब इसके एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले। हो सकता है कि इसने 10-12 सेकंड के बाद फ्री होना हो रिसोर्सेज ने। इस तरह कोई मेरे पास लेट्स से कि स्कैनर है, अभी वो काम में लगा हुआ है और उसको P1 को चाहिए, तो मैं इसको कैसे दे दूं जब वो किसी और का काम कर रहा है। यानी कि होल्ड एंड वेट जो पहले मेरे पास थी कि एक प्रोसेस को शुरू होने से पहले ही तमाम रिसोर्सेज दे दी जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पहली तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जिस जो एक स्ट्रेटजी लिखी हुई है। तो दूसरी क्या देखो, allow a process to request a resource only when it is currently holding no resources। अब इसमें ये कहता है कि लेट्स से कि एक प्रोसेस है P1, वो एक रिसोर्सेज लेट्स से R1 की तभी ही रिक्वेस्ट कर सकता है जब अपने पास इसके पास कोई भी रिसोर्सेज लेट्स से R2 या R3 में से ना हो। तो ये तो वही बात होगी जो ऊपर लिखी हुई है कि तमाम के तमाम रिसोर्सेज उसको दिए जाएंगे तभी वो किसी की रिक्वेस्ट नहीं करेगा। और आपने देख लिया कि तमाम के तमाम रिसोर्सेज उसको नहीं दिए जा सकते, मजबूरी है हमारी कि ये तो नहीं हम सिर्फ इसी को देते हैं, बाकी प्रोसेस कहाँ जाएंगे। तो ये जो टेक्निक है कि एक शुरू होने से पहले तमाम रिसोर्सेज को दे दी जाए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी में भी इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती। रन टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रन टाइम पे डिसाइड होती है कि कौन से प्रोसेस को क्या चीज देनी। तो हमें पता चल गया कि होल्ड एंड वेट भी जो है ये भी कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा जी देखो, तीसरी कंडीशन थी मेरे पास नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन से मुराद ये था कि एक दफा किसी प्रोसेस को आपने सीपीयू दे दिया या कोई रिसोर्सेज दे दिया, उसे वापस नहीं लेना। तो मैं देखता हूँ कि क्या ये चीज जो है वो खत्म की जा सकती है। देखो कैसे, इफ अ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड टू इट, देन ऑल रिसोर्सेज करंटली बीइंग हेल्ड आर रिलीज्ड। अब ये अप्रोच देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि लेट्स से एक प्रोसेस था P1,
उसके पास 10 मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज हैं, R1, R2, R3, R4, R10 तक, और उसको अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक और रिसोर्स चाहिए, R11। R11 किसी और के पास है, लेट्स से P2 के पास। तो ये टेक्निक कहती है कि जब कोई भी प्रोसेस किसी ऐसे रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है जो फौरी तौर पे उसको नहीं दिया जा सकता, लेट्स से R11, तो क्या करे कि जितने भी रिसोर्सेज इस प्रोसेस ने होल्ड किए हुए हैं, लेट्स से कि ये 10, इसको रिलीज कर दे। तो अब देखो पता नहीं कितनी देर में इसने रिक्वेस्ट कर करके ये जो है ना 10 के 10 प्रोसेस जो है ना रिक्वायर की, रिसोर्स रिक्वायर किए होंगे, और अब वो कह रहा है कि इसको जो है ना सारे के सारे रिलीज कर दो। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब कोई भी प्रोसेस ये नहीं चाहता कि जो मेरे पास एक चीज आ गई है ना मैं इसको छोड़ दूं। अगर आप फोर्सफुली करवाना भी चाहोगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होगा, फिर दोबारा से पत्नी सारे के सारे उसको कम मिले, तो इस तरह स्टारवेशन भी हो सकती है और बहुत से मसाइल हो सकते हैं। ये जो टेक्निक लिखी हुई है ना कि अगर उसको नहीं दिया जा सकता तो सारे के सारे वो रिलीज कर दे, तो ये जो है ना हमारे पास पॉसिबल नहीं। दूसरी वो कहता है कि प्रीएम्प्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोसेस व्हेन रिसोर्स रिक्वायर्ड बाय अदर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। प्रीएम्प्शन को खत्म कर रहा है। प्रीएम्प्शन वो कहता है कि लेट्स से कि ये एग्जांपल है, P1 के पास रिसोर्सेज थे, एक और प्रोसेस P2 ने इनमें से किसी की रिक्वेस्ट कर दी। अब इसकी प्रोसेस प्रायोरिटी हाई है तो इससे लेके इसको दे दो। तो ठीक है भाई, इसको दे दिया तो इसका क्या बनेगा? इसका तो काम P2 का तो हो गया, P1 का क्या बनेगा? ये कैसे अपना काम करेगा? तो यानी दूसरी तकनीक जो कह रहा है तो उससे भी हम प्रीएम्प्शन एलिमिनेट करके भी जो है ना अपने डेडलॉक को नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बाकी सारे प्रोसेस का भी इसके साथ जो है ना काम चल पड़े। तो मुझे पता चल गया कि प्रीएम्प्शन को भी खत्म करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि मैं सारे के सारे जो है ना प्रीएम्प्ट करना शुरू कर दूं, सबसे बारी 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 एक को दे दूं और बाकियों क्या बनेगा। लास्ट मेरे पास है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट हमने देखा था कि क्या प्रोसेस P1 है, उसने R1 को होल्ड किया हुआ है और वो R2 का वेट कर रहा है, और ये R2 P1 के पास P2 के पास है, और P2 R3 का वेट कर रहा है, और ये R3 P3 के पास है, और P3 इस R1 का वेट कर रहा है। इस तरह का एक सर्कल बना हुआ था। शो हो गया आपको जो मैंने ड्रॉ किया है? ये भी स्लो चल रहा है? यस सर, शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा देखो, अब हम देखते हैं सर्कुलर रेट को एलिमिनेट किया जाना कैसे पॉसिबल है। वो कह रहा है कि हर रिसोर्स के साइड ना आप एक नंबर लगा दो। लेट्स से कि ये रिसोर्स R1 है, कोई भी रिसोर्स, लेट्स से कि हार्ड डिस्क है, मैंने इसको कह दिया कि ये 1 है। अच्छा, तो दूसरा रिसोर्स लेट्स से कि मेरे पास प्रिंटर है, तो उसको मैंने कह दिया कि इसकी नंबर जो है ना न्यूमेरिकल 2 है। और लेट्स से कि तीसरा मेरे पास डिस्क ड्राइव है, इसका मैंने कह दिया कि इसका नंबर जो है ना वो 3 है। पहले स्टेप तो ये कि दो जितने भी रिसोर्स आपके पास हैं, ठीक है जी, मैंने कर दी। उसके बाद देखो वो क्या कहता है, a process can request the resource। एक प्रोसेस किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट सिर्फ उस वक्त करता है इंक्रीज ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। अब इससे क्या मुराद है मैं बताता हूं। देखें जी, लेट्स से कि प्रोसेस P1 के पास जो है ना R1 करंटली इसके वक्त है, नहीं इसके बाद हम P2 की बात करते हैं क्योंकि ये बीच वाला है, उसमें तो पॉसिबल नहीं होगा। P2 के पास जो है ना करंटली R2 है, ये इसने एक्वायर कर ली, ठीक है। अब अगर वो P1 के लिए रिक्वेस्ट करना चाहेगा ना, तो मैं देखूंगा कि जो इसके पास करंट रिसोर्स है उसका क्या नंबर है, उसका नंबर है 2, और जो उसने रिक्वेस्ट किया है उसका क्या नंबर है, उसका नंबर है 1। तो अगर तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसको एलोकेट नहीं करना। अच्छा, लेट्स से कि P2 जो है ना रिक्वेस्ट कर रहा है 3 की, तो मैं अगेन चेक करूंगा इसके पास अपना कौन सा, उसकी नंबरिंग क्या है 2। जो इसने रिक्वेस्ट किया है उसकी नंबरिंग क्या है 3। तो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में? हाँ जी, 3 बड़ा है 2 से, तो तब इसको दे दो। प्रोसेस की समझ आई इसकी? नहीं सर, नहीं आई समझ। अच्छा देखो मैं बताता हूँ। वो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी रिसोर्सेज है ना, पहले तो आपने उसकी नंबरिंग कर लेनी। नंबरिंग कर ली। अब एक प्रोसेस जब भी किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा ना, तो सिर्फ वो रिसोर्सेज उसको दिए जाएंगे जो इसके पास करंट रिसोर्स हैं उससे हायर प्रायोरिटी, हायर नंबर वाले। अब इसका फायदा में क्या होगा, लेट्स से मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने देखा था कि R3 ने जो है ना, सॉरी P3 ने R3 को होल्ड किया हुआ था और इसने P1 की रिक्वेस्ट की थी। तो जैसे इसने P1 की रिक्वेस्ट की तो मैं चेक करूंगा कि क्या जो इसने रिक्वेस्ट की है P1 और 3, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो मैं इसकी रिक्वेस्ट को कंसीडर ही नहीं करूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा। तो इससे मेरे पास जो ये सर्कल बनना था ना, ये टूट जाएगा। समझ आइए?
या अभी भी नहीं आई? यानी सर अगला रिसोर्स जो है वो उसको दे देना है, पिछलों में से कोई रिसोर्स तो नहीं दोनों देना। नहीं का देना। बन नहीं सकता, हाँ, जो क्लॉकवाइज अगले और नंबर वाला एंटी है ना वो बेसिक क्लॉकवाइज दे का दो। चक्कर होगा। जैसे ही वो पीछे जाना चाहेगा ना, पीछे मेरे पास चांसेस हैं कि पीछे जा रहा है तो साइकिल बनेगा। आगे जाता जा रहा है फिर तो कोई साइकिल नहीं है, वो सर तो आगे आगे साइकिल जाता तो जा रहा है। साइकिल तो कब बनता है? जब वो पीछे जाने की कोशिश करता है। तो मैंने साइकिल से जाना है। सर लेट से R2 होल्ड किया हुआ उसने, R3 रिक्वेस्ट ठीक कर है, रहा है, दे देंगे। अगर ठीक उसको है। दिया जा सकता है तो दे देंगे। फ्री है तो दे देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी देखो ना, R3 ने रिक्वेस्ट की थी P1 की, तो अगर P1 फ्री भी है तो हम इसको नहीं देंगे। ठीक हो गया। लेट से 5 तो ये मेरे, रिसोर्सेज हैं, 5 ठीक है, प्रोसेस, 4 प्रोसेस, ठीक है, मतलब हर एक ने एक होल्ड किया हुआ है। ठीक है। जो लास्ट वाला प्रोसेस है वो रिसोर्स 1 को जब एक्वायर करने की कोशिश करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, नहीं दिया तब जाएगा, जाके एक नहीं दिया साइड, जाएगा, तब जा, हाँ जी नहीं दी, हाँ नहीं दी जाएगा उसको। ठीक है। ये टेक्निक इस तरह कहती है कि हमेशा रिसोर्स जो है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले ग्रांट करने हैं। अगर तो पीछे आप नंबर वाला मांगते हैं तो वो इससे नहीं देना। इससे मुराद क्या है कि हम सर्कल को तोड़ना चाह रहे हैं। हमने सर्कल तोड़ दिया, इसका मतलब है सर्कुलर वेट को खत्म कर दिया। जो चारों हमने क्लियर हो पढ़ी गया, हैं बिल्कुल सिर्फ और क्लियर। सिर्फ, ठीक है, सर जो फिर हमने इसका चारों मतलब कंडीशन हुआ पढ़ी जो है। इसका मतलब जी, वो जो लास्ट वाला रिसोर्स होगा वो अपने से पीछे वाले किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकेगा, नहीं कर सके। और जो फर्स्ट वाला होगा वो सबको कर सकेगा, यानी वो उसके सब, वो इंक्रीजिंग सब ऑर्डर में। हाँ, हाँ वो भी सबकी कर सके। तो ये आप समरी है हमारे पास। तो मैंने बारी बारी सबको बता भी दिया कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं। इसके बावजूद जब भी आप कभी इसको रिवाइज करोगे तो मैंने अलग से बना दिया कि प्रैक्टिकली जो है ना कोई भी इनमें से पॉसिबल नहीं है। हमने सारों को बारी बारी करके देखा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सर्कुलर वेट जो है ना वो पॉसिबल है एलिमिनेट करना। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें डेडलॉक प्रिवेंशन की टेक्निक लगी हुई है उसमें से हमेशा सर्कुलर वेट को ही खत्म किया जाता है। बाकी हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वैसे आप स्टडी पर्पज के लिए कोई बना सकते हो कि हाँ इसको खत्म कर दिया, और हम देख भी लिया था कैसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं। तो ये था हमारे पास प्रिवेंशन। सर ये अब हम चलते हैं ये जी, नो प्रिएम्पशन, ये थोड़ा सा नो प्रिएम्पशन की समझ नहीं आई। जी सर। देखिए मैंने कहा लेट्स था से कि एक रिसोर्स है ना, एक जी प्रोसेस है ना सर, P1 अलर्ट, उसने हाँ रिसोर्स जी R1 लिया हुआ है, तो हम उससे ये लेके किसी और को नहीं दे सकते। अब देखो ठीक ना, है। अगर लेट्स से मेरे एक और प्रोसेस है P2, उसने इसकी रिक्वेस्ट की हुई है, तो अगर मैं इसको ये लेके इसको दे दूंगा तो 1.5 लाख तो नहीं आएगा ना। हाँ जी तो वही वो कह रहा है कि अगर ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें नॉन प्रिएम्प्टिव नेचर की स्केड्यूलिंग हुई हुई है, उसी में 1.5 लाख के अकर होने के चांसेस है। अगर प्रेम्पशन है तो वो तो कभी ना कभी उसको मिल जाएगा, 1.5 लाख अकर होने के चांसेस नहीं है। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत कम है। जैसे विंडोज में अब हमने वो पढ़ा था कि मिक्स स्केड्यूलिंग यूज होती है। कभी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो सिनेरियो बेस्ड स्केड्यूलिंग को यूज करता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसमें सिर्फ FCFS लगी हुई है, नहीं, वो देखेगा कि कौन से प्रोसेस हैं, कौन सी क्यूज मैंने बनाई हुई है। हमने कल देख लिया था कि एक से ज्यादा क्यूज होती है और हर क्यूज पे अलग अलग जो है ना स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई हुए होते हैं। तो हर किस्म की प्रायोरिटी होती है। हाँ पॉसिबल है 1.5 लाख आना, जैसा अभी मैंने कहा कि विंडो मान के चलती है, अगर आ भी गया तो विंडोज को ऑफ कर दे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऐसे एल्गोरिथम जो नॉन प्रिएम्प्टिव नेचर के हैं उसमें 1.5 लाख अकर होने के चांसेस ज्यादा है। जी सर। ठीक है, अब हम देखते हैं 1.5 लाख अवॉइडेंस क्या है और ये कैसे प्रिवेंशन से डिफर करती है। देखिए जी, 1.5 लाख अवॉइडेंस के पीछे जो है ना जो बेसिक कह लोगे लॉजिक है वो ये है कि जब भी आप किसी प्रोसेस को एक रिसोर्स देने लगते हो, लेट्स से ये P1 है और ये R1 इसने रिक्वेस्ट की हुई थी, तो जब आप इसको देने लगोगे तो उससे पहले आप चेक करोगे कि क्या अगर आपने ये इसको एलोकेट कर दिया उसके बाद सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं। अगर तो सेफ स्टेट में रहेगा इसके बाद भी, फिर तो R1 इसको दे दो। अगर आपका एल्गोरिथम ये कहता है कि ये रिसोर्स अगर आपने इस प्रोसेस को दे दिया और उसके बाद आपका सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में नहीं रहेगा, तो फिर आप इसको नहीं दोगे। अब सेफ स्टेट क्या होती है? सेफ स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसमें कभी भी जो है ना सिस्टम में 1.5 लाख नहीं आता।
और उसके मुकाबले हमारे पास है अनसेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट ऐसी स्टेट है जिसमें चांसेस होते हैं डेडलॉक आएगा। देखो अभी स्टिल चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अवॉइडेंस एल्गोरिथम कहता है कि आपने चांस भी नहीं लेना। आप हर रिसोर्स किसी प्रोसेस को देने से पहले एल्गोरिथम रन करोगे, वो एल्गोरिथम पहले बताएगा आपको कि अगर आप ये रिसोर्स इसको दे देते हो, आपका सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं रहेगा। अगर तो रहेगा दे दो, अगर नहीं रहेगा मतलब अनसेफ स्टेट में आ जाएगा फिर ना दो। तो बस यही है अवॉइडेंस का एल्गोरिथम है। जब भी आपसे पूछा जाएगा आपने सेफ स्टेट किस में जिक्र करना है, और प्रिवेंशन में आपने कहना है कि 4 कंडीशन में से कोई एक खत्म करना, तो वो हो गया प्रिवेंशन। अवॉइडेंस क्या है कि रिसोर्स तभी एलोकेट करो अगर रिसोर्स एलोकेशन के बाद भी आपका सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा। अब हम इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि ये सेफ स्टेट क्या है और किस तरह से वर्क करती है। देखो जी, पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। द रिक्वेस्ट फॉर एनी रिसोर्स विल बी ग्रांटेड इफ, तभी आप किसी को प्रोसेस को रिसोर्स दोगे अगर द रिजल्टिंग स्टेट ऑफ द सिस्टम डज नॉट कॉज डेडलॉक इन द सिस्टम, कि अगर रिसोर्स देने के बाद डेडलॉक नहीं आएगा। ठीक है, जब हम देखते हैं क्या है। द स्टेट ऑफ द सिस्टम विल कंटिन्यूसली बी चेक्ड, अब बारी बारी हर रिसोर्स देने से पहले, रिक्वेस्ट देने पूरी करने से पहले चेक करोगे फॉर सेफ एंड अनसेफ स्टेट, कि ये रिक्वेस्ट पूरी करने के बाद सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं रहेगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड डेडलॉक, और डेडलॉक से अवॉइड करने के लिए द प्रोसेस मस्ट टेल ओएस। अब हमें पता चलेगा कि वो हम क्लेम एज क्यों यूज करते हैं। देखो जी, जैसे ही एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लगेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि मुझे अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान किस किस रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और उसके कितने कितने इंस्टांसेस की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों चीजें बताएं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज अ प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट टू कंप्लीट एट इज एग्जीक्यूशन, ये प्रोसेस पहले ही बताएगा अपने एग्जीक्यूशन को से स्टार्ट होने से पहले। प्रोसेस में डिक्लेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप इट मे एवर नीड, ये हमने देख लिया। द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम एग्जामिन्स, अब ये जो हमारे पास एल्गोरिथम है ये एग्जामिन करेगा क्या, रिसोर्स एलोकेशन, के ये रिसोर्स इसको हम दे देंगे तो देयर कैन नेवर बी अ सर्कुलर वेट कंडीशन, क्योंकि हमने देखा था कि आपने अल्टीमेटली सर्कुलर वेट को ही खत्म करना है। तो अवॉइडेंस में भी आपने खत्म सर्कुलर वेट ही करना, लेकिन खत्म नहीं करना, अब उससे अवॉइड कर रहे हो कि वो आए ना। द वेट फॉर ग्राफ कैन बी यूज्ड फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। आखिर बात हमने देखा कि वेट फॉर ग्राफ है, कोई नई कंडीशन आई है या नया ग्राफ आया हमारे पास, ये हमें डेडलॉक अवॉइड करने में हेल्पफुल रहता है। अब ये वेट फॉर ग्राफ क्या है, सेफ स्टेट क्या है, अनसेफ स्टेट क्या है, अब हम आगे देखते हैं। लेकिन हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि जब भी कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस को देना है तो एल्गोरिथम रन करेंगे। एल्गोरिथम रन होगा तो हमें बताएगा कि अगर आपने इसको रिसोर्स दे दिया तो आपका सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या अनसेफ स्टेट में रहेगा। अगर तो सेफ स्टेट में रहता है स्टिल तो इसको दे दो, अगर अनसेफ स्टेट में रहता है तो ना दो। सेफ स्टेट ऐसी स्टेट है जिसमें कभी भी डेडलॉक नहीं आता, अनसेफ ऐसी स्टेट है जिसमें चांसेस हैं कि आपके सिस्टम में डेडलॉक आ जाएगा, तो आप लोग चांस ही नहीं ले रहे डेडलॉक वाइडर्स। तो देखो सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट क्या है। अ स्टेट इज सेड टू सेफ स्टेट, एक सिस्टम की किसी भी स्टेट को आप तब सेफ स्टेट कहते हो इफ द सिस्टम में allocate the required resources to each process। लेट्स से कि 5, ये तो हम थोड़े लेते हैं, 2 प्रोसेस हैं P1 और P2, इन्होंने मुख्तलिफ रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट की हुई है। वो कहता है कि अगर सिस्टम किसी एक पार्टिकुलर ऑर्डर में, यहाँ पे ऑर्डर पे फोकस करना है, इन सारे प्रोसेस की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दे तो हम कहते हैं कि सिस्टम जो है ना सेफ स्टेट में। सीक्वेंस पे या ऑर्डर पे आपने जोर रखना है कि लेट्स से कि 10-12 प्रोसेस है और मुख्तलिफ रिसोर्सेज उसने मांगे हुए हैं, तो आपका एल्गोरिथम क्या करेगा कि वो एक ऐसा सीक्वेंस निकालेगा कि अगर इस सीक्वेंस में हम प्रोसेस को फला रिसोर्सेज दें तो सबको अपने अपने रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, सारे अपना अपना काम भी कर लेंगे और कोई भी सिस्टम जो है ना वो प्रोसेस जो है वो डेडलॉक कंडीशन में नहीं आएगा। तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं कि ये सेफ स्टेट है। कौन सी, कि अगर आपके सिस्टम में एक ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है कि उस सीक्वेंस से अगर आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करो तो डेडलॉक ना आए, तो हम बोलते हैं कि ये आपका सिस्टम सेफ स्टेट में है। और अगर कोई भी ऐसा सीक्वेंस आप ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाते, आपसे मुराद है आपका एल्गोरिथम, कि अगर इस कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं मिलता कि उसमें हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएं और डेडलॉक ना आए, तो इसका मतलब है कि सिस्टम आपका सेफ स्टेट में नहीं है। तो ये अच्छी बात समझ लेना, सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट सारे का सारा एक सीक्वेंस पे बेस करता है। कौन सा सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। और अगर आपने एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढ लिया है कि उस सीक्वेंस के थ्रू अगर आप प्रोसेस को रन करो, तो सीक्वेंस होगा कि किस नंबर पे किस प्रोसेस को चलाना है, कि पहले P1 को चलाना है, उसके बाद P3 को, फिर P5 को, P6 को, ये सीक्वेंस। सेफ स्टेट और अनसेफ हमने समझ लिया। तो अब हम अपना रिजल्ट डिवाइड करते हैं। क्या, इफ अ सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, अगर तो सिस्टम एक सेफ स्टेट में है, यानी कि आपने एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढ लिया है जिसमें आप अपने प्रोसेस को चलाओ और डेडलॉक ना आए, तो इसका मतलब है कि कोई डेडलॉक नहीं है। बिल्कुल, हमने ये बात तो सीखी है।
दूसरा क्या है, इफ अ सिस्टम इज अनसेफ स्टेट, आप कोई भी सीक्वेंस नहीं ढूंढ पाए, उसका ये मतलब नहीं है कि डेडलॉक हमेशा आएगा, फिर भी पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है? क्योंकि करंटली आपके पास जो रिसोर्सेज है, हो सकता है कि आगे चल के मजीद उनमें से कोई फ्री हो जाए, अब हम आगे देखेंगे। तो अभी भी हम कभी भी 100% श्योरिटी से नहीं कहेंगे कि डेडलॉक है। हाँ, हम कहेंगे अगर अनसेफ स्टेट है तो पॉसिबिलिटी है डेडलॉक आएगा, ना हो सकता है ना भी आए। अब हम देखेंगे कि डेडलॉक अवॉइडेंस है क्या। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इंश्योर दैट अ सिस्टम विल नेवर इंटर एन अनसेफ स्टेट। कि डेडलॉक अवॉइडेंस में आप इस चीज को इंश्योर करते हो कि आपका सिस्टम कभी भी अनसेफ स्टेट में ना जाए। देखो अनसेफ में ये नहीं है कि हमेशा होगा। अभी अगर आपको यहाँ पे ये ग्राफ दिख रहा है, देखो ये डिवीजन हुई पड़ी है, ये है सेफ स्टेट। अब सेफ स्टेट में आप देखो कोई भी आपको डेडलॉक का कोई भी नजर नहीं आ रहा, जबकि अनसेफ स्टेट में सिर्फ एक पोर्शन है, यानी कि कहीं कहीं पॉसिबिलिटी होगी अगर यहाँ पे लाई करता है कोई चीज तब डेडलॉक होगा, बाकी ये जितनी भी जगह है यहाँ पे डेडलॉक के चांसेस आने के चांसेस नहीं है, लेकिन स्टिल हैं, और वो हमने पोर्शन अलग से बता दिया कि इस पोर्शन में है। तो ये हमारे पास सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बता दे, वरना फिर हम आगे मूव करते हैं। क्लियर है सर जी। ठीक है, अब देखें अवॉइडेंस एल्गोरिथम क्या है। अवॉइडेंस एल्गोरिथम हमारे पास दो हैं। क्यों दो हैं? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजीज या कह लो कि इम्प्लीमेंटेशन दो हैं। कैसे? या तो आपके पास हर रिसोर्स का सिंगल इंस्टेंस है, या आपके पास कुछ रिसोर्सेज के मल्टीपल इंस्टेंस है। तो जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है ना, ये भी आपका एक एल्गोरिथम ही है। इसको ये आपने ग्राफ के थ्रू एक एल्गोरिथम ही इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो दोनों एल्गोरिथम्स है हमारे पास। तो अगर आपके पास सर सिंगल डेडलॉक इंस्टेंस है तो जी सर डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर एक आपने वर्ड यूज किया था वेट फॉर ग्राफ, उसके बारे में बता दें। वो आगे आएगा, अभी आने वाला। सेफ स्टेट का सर हमें कैसे पता चलेगा? डेडलॉक तो नहीं आया, लेकिन ये कैसे ठीक है, सिस्टम से पता चलेगा? कैसे हमें अभी आप किस तरह देखो, पता चलेगा अभी आप इससे? देखो जब ये एल्गोरिथम रन होगा, आप प्रोसेस देखोगे सेफ स्टेट इस- सीक्वेंस में होगा। आप निकालोगे, एल्गोरिथम आपको सीक्वेंस निकाल के देगा। तो हमें पता चल गया कि अवॉइडेंस एल्गोरिथम दो हैं, जब आपके पास सिंगल इंस्टेंस हो या मल्टीपल इंस्टेंस हो। सिंगल इंस्टेंस हो तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से ही आप थोड़ी सी बहुत मॉडिफिकेशन करके डिटेक्ट कर सकते हो, सॉरी अवॉइड कर सकते हो। और अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तब आपके पास प्रॉपर एक एल्गोरिथम है, बेस वो भी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पे करता है, लेकिन हमने उसका अलग नाम दे दिया बैंकर्स एल्गोरिथम, और ये भी डायकेस्ट्रा ने ही डिवाइस किया था। तो हम देखते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है। इसमें से कुछ चीजें हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन हम अब दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि कुछ नई चीज इसमें आने वाली है। तो देखो जी, क्लेम एज है हमारे पास। हमने बता दिया था कि हर रिसोर्स जो है ना वो बता देता है कि मुझे, सॉरी हर प्रोसेस बता देता है कि मुझे ये रिसोर्स जो है इन फ्यूचर चाहिए होगा। और हमने ये भी देख लिया था कि जब वो वाकई ही उस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर देता है तो हम क्लेम एज को रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दूसरा पॉइंट यही लिखा हुआ है, क्लेम एज कन्वर्ट्स टू अ रिक्वेस्ट एज व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब रिक्वेस्ट एज को हमने देखा था कि असाइनमेंट एज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं? जब रिसोर्स उस प्रोसेस को मिल जाए। तो तीसरा पॉइंट वही लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट एज कन्वर्टेड टू एन असाइनमेंट एज कब? व्हेन द रिसोर्स इज एलोकेटेड, जब वो रिसोर्स उसको मिल जाए। ठीक है जी। व्हेन अ रिसोर्स इज रिलीज्ड बाय अ प्रोसेस, जब एक प्रोसेस ने रिसोर्स लिया था, अपना काम खत्म किया, तो तीसरा स्टेप होता है उसको रिलीज करने का। तब वो रिलीज करेगा तब क्या होगा? असाइनमेंट एज अगेन कन्वर्ट्स टू क्लेम एज। ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है कि शुरू में उसने बताया था कि लेट्स से प्रोसेस P1 ने बताया था कि मुझे R1 चाहिए होगा, और उसने बताया था डैश लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया था। बाद में जाके उसने उसकी एक रिक्वेस्ट कर दी, तो ये डैश लाइन जो है ना प्रॉपर रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट हो गया। थोड़ी देर बाद उसको मिल गया तो ये रिक्वेस्ट से असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो गया। उसने वो यूज कर लिया। उसके बाद क्या करना है? वो कह रहा है कि अगेन इसको आप क्लेम एज में कन्वर्ट कर दो। ये हो सकता है कि अगेन भी उसको भी दोबारा मांगे। ये तीसरी सेकंड लास्ट चीज ये लिखी हुई है। फिर आखिरी पॉइंट लिखा हुआ कि रिसोर्स मस्ट बी क्लेम्ड अ प्रायोरिटी इन द सिस्टम। प्रायोरिटी से मुराद है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही आपको पता होगा कि इस रिसोर्स का क्लेम किसने किया हुआ है। प्रायोरिटी कहते हैं प्री रिक्विजिट को, कह लो कि इस एल्गोरिथम का प्री रिक्विजिट है कि आप बताओगे कि कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स के लिए क्लेम कर सकता है। तो हम इसको देख लेते हैं अब प्रॉपर ये ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो जी, आपके पास ये बिल्कुल एक ग्राफ है। सर इसमें ये हम असाइनमेंट के बाद दोबारा क्लेम एज में क्यों चेंज होगा? क्योंकि क्लेम हो का तो सकता है यही कि वो मतलब है ना कि अगेन उसको मांग ले। अब मुझे तो नहीं पता इसने आखिरी सही दफा मांगा है या पहली दफा मांगा है। अगेन उसने मांग लिया तो मुझे बताना तो है ना कि इसने शुरू में क्लेम किया होता है इसका। सही सही सर।
अब हम इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हुआ क्या हुआ। देखो P1 है, सिंगल इंस्टांस है, R1 का भी R2 का भी, और दूसरा प्रोसेस है P2। अब R1 से P1 की तरफ एक एज आया हुआ है, इसका मतलब है ये इसको असाइन हो चुका है, तो मैं इसको A लिख रहा हूँ कि ये असाइनमेंट एज है। अभी P1 ने बताया है सिस्टम को कि इन फ्यूचर मुझे R2 की जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर पड़ेगी। तो अभी R2 फ्री है, किसी को भी मतलब P1 को एलोकेट नहीं होगा। अब मैं P2 को देखता हूँ। P2 ने करंटली रिक्वेस्ट की हुई है R1 की कि मुझे R1 दिया जाए, लेकिन R1 हम ऑलरेडी P1 को दे चुके हैं, तो हम P2 को करंटली दे नहीं सकते। और बिल्कुल इसी तरह P2 ने कहा हुआ है कि मुझे इन फ्यूचर R2 की जरूरत पड़ सकती है। समझाइए चीज। क्लेम एज की समझ आ गई है? सर रिपीट कीजिए इसको। देखो R1 P1 को एलोकेट हो चुका है। P1 ने सिस्टम को बताया हुआ कि इन फ्यूचर मुझे R2 की जरूरत होगी। बिल्कुल हम अब P2 को देखते हैं। P2 ने रिक्वेस्ट की हुई है R1 की, और P2 ने भी सिस्टम को बताया हुआ कि इन फ्यूचर मुझे R2 की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये दो क्लेम एज हैं, एक असाइनमेंट एज है और ये रिक्वेस्ट एज, और ये दोनों CC में लिख रहा हूँ, ये क्लेम एज। वही चीजें हम पीछे पढ़ के आए हैं। अब मैं बताने लगा हूँ कि कौन सी चीज कैसे कन्वर्ट होती है। अब लेट्स से कि P2 ने प्रॉपर इसको R2 की रिक्वेस्ट कर दी है, तो सबसे पहले मेरा काम है कि मैं इसको रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट करूंगा। तो ये मैंने डैश लाइन को जो है ना एक्चुअल में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे उसने रिक्वेस्ट की तो सिस्टम चेक करेगा क्या R2 को इसको दिया जा सकता है। हाँ जी, R2 की अभी किसी ने रिक्वेस्ट भी नहीं की हुई, तो इसको दिया जा सकता है। तो मैंने इसको दिया, तो फिर मैं इसको असाइनमेंट एज में कन्वर्ट करूंगा, और यहाँ आपको ये जो चीज नजर आ रही है ये असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो चुका है। जो चीज पढ़ के आए उसकी इलस्ट्रेशन है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। यस सर। लेकिन इसमें हमने देखना था कि सेफ स्टेट कैसे चेक होगी। हम तो असल सेफ स्टेट के R2 चक्कर तो में हैं ना। रिक्वेस्ट उसकी कर नहीं रहा, R1 की सॉरी P2 जो है, हम्म। P2 R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है और हमने उसे R2 दे दिया है। हाँ, तो R2 को तो अभी किसी के पास भी नहीं था, इसलिए दिया। अच्छा, अब देखो हम तो अवॉइडेंस चेक कर रहे हैं, तो अब हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में भी आ गए। तो इसमें वो एल्गोरिथम क्या चेक करेगा? सिंपल दे देगा? नहीं। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, द रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड ओनली इफ, कब? कन्वर्टिंग द रिक्वेस्ट एज, जो ये रिक्वेस्ट एज था उसको आप जब कन्वर्ट करोगे किसमें? असाइनमेंट एज में। लेकिन कब? does not result in the formation of cycle in the resource allocation graph। तभी आप R2 दोगे कि कोई भी रिसोर्सेज दोगे अगर वो देने से इसका साइकिल नहीं बनता। अब इससे क्या मुराद है? लेट्स से कि अभी तो क्योंकि हमारे पास जो है ना इसका भी क्लेम था, इसने कोई रिक्वेस्ट तो नहीं की हुई थी। लेट्स से इसने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दी, तो तब आप अगर ये इसको देने लगे हो तो आप चेक करोगे क्या साइकिल बन रहा है। तो देखो मैं यहाँ से चेक करता हूँ, R2 से स्टार्ट, P1 से ले लेता हूँ। P1 से मैं R2 पे आया, R2 से P2 पे गया, P2 से R1 पे गया, R1 से अगेन P1 पे आ गया। हाँ जी, साइकिल बन रहा है। तब आपने नहीं देना था, लेकिन अभी इसका भी क्लेम है। तो क्लेम से मुराद ये कि सिर्फ इसने ये कहा है कि मुझे इन फ्यूचर जरूरत होगी, अभी रिक्वेस्ट नहीं की हुई। हाँ, ये दोनों इकट्ठे एक वक्त में इसको रिक्वेस्ट करते हैं कि P1 भी कहता है कि मुझे R2 दो, और P2 भी कहते हैं मुझे R2 दो, तो दोनों के दोनों रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैं जब R2 देने लगूंगा ना किसी एक को, तो चेक करूंगा क्या साइकिल आ रहा है, तो मुझे पता चलेगा हाँ वाकई साइकिल आ रहा है, तब मैं नहीं दे सकूंगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ P2 ने ही रिक्वेस्ट की थी। एक मिनट सिर्फ, यानी एक रिसोर्स को एक से ज्यादा प्रोसेसेस क्लेम कर सकते हैं लेकिन रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करने भी पाबंदी नहीं लगा सकते। वो आपका एल्गोरिथम चेक करेगा कि रिक्वेस्ट तो आ गई है। अब अगर मैं इसको दूं तो क्या इससे साइकिल बनेगा? अगर तो साइकिल बनेगा वो नहीं देगा, वो किसी को भी नहीं देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा चीज चेक करेगा। अब आगे भी हम देखेंगे कि हमारा एल्गोरिथम ऐसे ही वर्क करेगा। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल सी चीज समझाई। तो देखो अब हम इसको एक बाकायदा किसी एग्जांपल के थ्रू करते हैं। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो कि सर आपने तो कहा था कि हमारे पास जो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ तब यूज करते हैं जब सिंगल इंस्टांस हो। तो मैंने बताया था कि बैंकर एल्गोरिथम भी एक्चुअली रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पे ही वर्क करता है। तो इस ग्राफ में आपको मल्टीपल इंस्टांसेस नजर आ रहे होंगे, तो इससे परेशान नहीं होना। तो सिंगल इंस्टांस तो बिल्कुल सिंपल सा था, इसलिए मैंने जानबूझ के थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लिया ताकि हमें प्रीवियस स्लाइड खोलें। ये खोल ली।
इसमें आपने कहा है ना कि हम जो हमारे पास एज है रिक्वेस्ट एज, उसको असाइनमेंट एज में कन्वर्ट करेंगे और वो साइकिल ना बने, लेकिन हमने तो उसको कन्वर्ट नहीं किया। ये जो क्लेम वाला एज आपने वो क्लेम वाला दिया, रिक्वेस्ट एज तो नहीं दिया। क्लेम एज को रिक्वेस्ट में कहाँ पे? कन्वर्ट किया है, ये नीचे पहले से यहाँ पे R2 मैंने से बनाया, P2 की यहाँ पे तरफ। बनाया जो था आपको, मैं इसको मिटा चुका हूँ ना। यहाँ पे पहले मैंने इसको रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट किया था कि इसने रिक्वेस्ट कर दी है, और उसके बाद उसने पहले चेक किया वो कि क्या P2 को साइकिल बन रहा है। रिक्वेस्ट करेगा। हाँ जाहिर बात है, डायरेक्ट तो नहीं करेगा ना, उसकी रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो असाइनमेंट में कन्वर्ट होगा। टाइम में फिर कन्वर्ट होगा। क्लेम से रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट से फिर असाइनमेंट। सही है सर। और असाइनमेंट से अगेन क्लेम। इस तरह का कोई ग्राफ आपके सामने आ जाता है और आपको कहा जाता है कि चेक करो जी कि इसमें डेडलॉक वगैरह के क्या चांसेस हैं, सेफ सीक्वेंस रहेगा या नहीं रहेगा, सेफ कंडीशन है या डेडलॉक आएगा या नहीं। तो उस लफ्ज़ में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है या बैंकर एल्गोरिथम है, दोनों काम एक ही करते हैं, सेफ सीक्वेंस निकालते हैं। सेफ सीक्वेंस से मुराद है कि किस सीक्वेंस में मैं कौन सा प्रोसेस रन करूं कि मेरे पास डेडलॉक ना आए। तो ये सेफ सीक्वेंस हम इसको बोलते हैं, ये मैंने निकालना है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप ग्राफ देख के भी निकाल सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है ना तो आप ग्राफ देख के निकाल सकते हो, फौरन से रन करोगा तो आपको पता चलेगा। अगर नहीं है तो फिर आपके पास मैनुअली तरीकाकार है, आप एक टेबल बनाओ जो एक्चुअल तरीकाकार है और उसको सारों को फिल करो। फिल करना हम देख लेते हैं कैसे। इसमें हम 3 डाटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, एक एलोकेशन, एक रिक्वेस्ट और तीसरी हमारे पास अवेलेबिलिटी। अब एलोकेशन में क्या है, ग्राफ की मदद से देख के मैं पहले देखूंगा कि कितने रिसोर्स टाइप्स हैं। तो मुझे पता चल गया कि R1, R2 और R3 3 टाइप के रिसोर्सेज हैं, तो वो मैंने तीनों लिख लिया, R1 लिख लिया, R2 लिख लिया और R3 लिख लिया। उसके बाद मैं देखूंगा कि इसके कितने कितने रिसोर्सेज इंस्टेंसेस हैं और वो किस किस को दिए गए हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने रिसोर्सेज हैं, मैं रेक्टेंगल के अंदर सर्कल को काउंट करूंगा। तो मैंने R1 का रेक्टेंगल रिसोर्स का देखा तो 1 2, तो 2 रिसोर्सेज हैं। R2 का 1 2 3 है और R3 के भी 2 हैं। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि किसको एलोकेट किया जा चुका है। तो मैंने कहा था कि आप जब भी देखोगे ना तो अंदर जो चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने इंस्टेंसेस हैं, उससे एक आउटगोइंग एज होगा और वो एज जिस भी नोड की तरफ जा रहा होगा, इसका मतलब है कि वो इंस्टेंसेस उस पार्टिकुलर प्रोसेस को दे दिया गया है। कैसे आप देखते हैं, जैसे मैं R1 की बात करता हूँ, R1 का एक रिसोर्स से एरो जा रहा है P1 की तरफ, इसका मतलब है कि R1 का एक रिसोर्स जो है वो P1 को दे दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे आया, ऊपर मैंने R1 लिख लिए, R2 और R3 और इधर जितने भी प्रोसेस हैं P0, P1, P2 और P3 ले लिए। अब मुझे पता चला कि R1 का एक रिसोर्स जो है ना वो P1 को दिए जा चुका है। तो मैं R1 और इधर रो में P1 में आया, इधर मैंने 1 कर दिया। फिर मैंने R1 का दूसरा रिसोर्स चेक किया तो मुझे पता चला कि R1 का दूसरा रिसोर्स P0 को दिया जा चुका है। तो मैं R1 के कॉलम में आया और P0 के आगे आके मैंने 1 लिख दिया कि हाँ इसको भी एक रिसोर्स दिया जा चुका है। अगर ये 2 इसको दिए जा चुके हैं तो यहाँ पे मैं 2 लिखता, लेकिन अभी तो एक एक दिया जा चुका है तो एक एक ही लिख रहा हूँ। तो R1 के मेरे कंप्लीट हो गए। अब मैं R2 की तरफ मूव करता हूँ। R1 के 3 रिसोर्सेज हैं और मैंने देखा कि तीनों के ही तरफ से एक एक आउट गोइंग एज जा रहा है, यानी कि तीनों ही किसी न किसी को एलोकेट किए जा चुके हैं। तो मैं चेक करता हूँ किस किस को एलोकेट किया जा चुके हैं। एक एरो जा रहा है P1 की तरफ, तो मैं P1 में आया और R2 में मैंने 1 इंटर कर दिया। एक मिनट इसका रन चेंज कर दो। P1 ने एक R2 का भी रिसोर्स जो है ना वो एक्वायर कर लिया है। दूसरा एज जा रहा है P2 की तरफ, यानी कि रिसोर्स R2 का एक इंस्टेंस P2 के पास भी है। तो मैं P2 के पास आया और कॉलम में R2 के पास आया, इसको मैंने 1 कर दिया। इसके बाद मैंने देखा कि तीसरा इंस्टेंस जो है वो P3 के पास भी है, तो मैं P3 में आया, R2 में आया, तो यहाँ पे भी मैंने 1 कर दिया। तो इस तरह मेरे R2 के भी कंप्लीट हो गए। अब मैं R3 का देखता हूँ तो मुझे पता चला कि देखो R3 के इंस्टेंस तो 2 हैं, उसमें से सिर्फ आउटगोइंग एज 1 है और वो जा रहा है P0 को। तो मैं R3 में और P0 में आया और वहां पे आके जो है ना मैंने 1 कर दिया। अब मेरे जो है ना एलोकेशन को डाटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे बारी बारी चेक करके इंट्रीज कर दी हैं कि ये इनमें से इतने इतने रिसोर्सेज इतने इतने प्रोसेस को एलोकेट हो चुके हैं। अब मैंने देखना है दूसरी बात कि किस प्रोसेस ने किस किस रिसोर्स की रिक्वेस्ट की हुई है। तो मैं P0 से स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि रिक्वेस्ट की हुई है कि इस रिसोर्स सर्कुलर नोड से जो आउटगोइंग एज होगा वो रिक्वेस्ट को होता है, मुझे पता है। तो मैंने देखा कि 2 P0 से एज जो है ना आउटगोइंग है, एक जा रहा है R3 की तरफ और एक जा रहा है R2 की तरफ, ये 2 हो गए।
तो बस रिक्वेस्ट वाले में डाटा स्ट्रक्चर में आया, P0 में आया, R2 में मैंने एक लिख दिया क्योंकि यहाँ पे एक आउटगोइंग एज R2 की तरफ था और एक R3 की तरफ था, तो R3 में मैंने 1 कर दिया। P0 मेरा कंप्लीट हो गया, मैं P1 की तरफ आया, तो मुझे पता लगा कि P1 से सिर्फ एक आउटगोइंग एज है और वो R1 में जा रहा है, तो P1 में आके R1 में मैंने 1 कर दिया, तो उसको मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं P2 की तरफ आया, एक आउटगोइंग एज है और वो R3 की तरफ जा रहा है, तो इसको भी मैंने कर दिया। जैसे मैं P3 की तरफ आया, मुझे पता चला कि 2 आउटगोइंग एज हैं और सेम रिसोर्स की तरफ जा रहे हैं R2 की तरफ, तो R2 में आके मैंने 2 इंटर कर दिया। ये वो चीजें हैं जो मैंने ग्राफ से निकाली हैं। अब चीजें जो मैंने कैलकुलेट करनी है कि कौन कौन से रिसोर्सेज स्टिल मेरे पास अवेलेबल है। देखो मुझे पता चला कि ग्राफ से देख के सिर्फ और सिर्फ R3 का एक रिसोर्स अवेलेबल है, तो अवेलेबल मैं शुरू में मैं बताऊंगा कि R0 भी मेरे पास कोई इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है, R2 का भी कोई अवेलेबल नहीं है, हाँ R3 का मेरे पास एक अवेलेबल है। अब मुझे पता चलेगा कि मेरे पास R3 का एक इंस्टेंस अवेलेबल है, तो मैं अब रिक्वेस्ट वाले डाटा स्ट्रक्चर में आऊंगा। इसमें देखूंगा कि क्या कोई प्रोसेस ऐसा है जिसने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की हुई हो और वो R3 के एक रिसोर्स की हो। P0 से मैंने स्टार्ट किया तो इसने R1 की भी की हुई है, R1 तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये तो वैसे ही आउट हो गया। P1 ने भी R1 की हुई है, ये मेरे पास R1 है ही नहीं, तो आउट। P2 ने R2 की हुई है, R2 भी मेरे पास नहीं है, आउट। P3 ने R2 की हुई है, ओ सॉरी मैं एलोकेशन में देख रहा हूँ, सॉरी रिक्वेस्ट में देखना था। तो P0 की तरफ आया तो मुझे पता चला कि उसने R2 की और R3 की हुई है, तो R3 तो मेरे पास है अवेलेबल, R2 नहीं है, तो ये आउट हो गया। अब मैं P1 की तरफ आया, P1 का मैंने चेक किया कि उसने R1 की रिक्वेस्ट की है, तो R1 तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो ये भी बाहर हो गया। अब मैं P2 की तरफ आया तो मुझे पता चला कि इसने R0 का 0, R0 का 0 और R3 का एक रिसोर्स इंस्टेंस जो है ना वो रिक्वेस्ट किया हुआ है, हाँ ये मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं पहले P2 को रन करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे सेफ सीक्वेंस में मैंने लिखा कि अगर शुरू में P2 को रन करे तो डेडलॉक नहीं आए, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है इतने। मैंने P2 को रन कर दिया, P2 रन किया, उसको अपना रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मिल गया, तो जैसे ही मिला उसके बाद जो इसने ऑलरेडी ऑक्युपाई भी किए हुए थे वो भी रिलीज करेगा और जो करंटली इसको दिया था वो भी रिलीज करेगा। तो करंटली मैंने इसको दिया था R3, ये तो ये रिलीज करेगा ही करेगा, यानी कि अब ये भी मेरे पास अवेलेबल हो गया। और देखो पहले उसके पास, अब मैं एरो लगा रहा हूँ, R2 का भी एक इंस्टेंस था, ये भी रिलीज करके जाएगा, तो ये भी इसने रिलीज कर दिया, तो ये भी मैंने अवेलेबल वाले डाटा स्ट्रक्चर में डाल दिया। और R1 का भी मेरे पास कोई नहीं, स्टिल वही गेम। शुरू से मैं चेक करूंगा क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसने R2 की एक और R3 की एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट की हुई हो। तो मैंने P0 से स्टार्ट लिया तो मुझे मिल गया कि P0 ही है जिसने R2 की भी एक रिक्वेस्ट इंस्टेंस की और R3 की भी एक इंस्टेंस की रिक्वेस्ट की हुई है, तो और मेरे पास ये अवेलेबल पे मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अगर P2 के बाद मैं P0 को रन करता हूँ तो डेडलॉक नहीं आएगा, क्योंकि मैंने चेक कर लिया कि ये मैं इसको दे सकता हूँ। तो ठीक है जी, मैंने इसको दे दिया। अब ये अपना P0 को दे दिया, ये अपना काम खत्म करेगा, तो ये रिलीज करेगा ही करेगा, लेकिन जो इसने ऑलरेडी ऑक्युपाई किए थे वो भी करेगा। तो ऑलरेडी इसके पास थे P0 के पास R1 का एक इंस्टेंस, तो यानी एक इंस्टेंस मेरे पास R1 का आ गया। R2 का कोई नहीं था पहले, एक मैंने दिया था वही इसने रिटर्न कर दिया, तो R1 का भी एक। और देखो R3 का उसने पहले ही एक ऑक्युपाई किया हुआ था, एक मैंने भी उसको दिया है, यानी कि 2 उसके पास टोटल हो गए थे। काम खत्म करने के बाद वो 2 के 2 रिटर्न करेगा, तो 2 करती उसने। अब P2 भी, अब इनको मैं थोड़ा सा एरो लगा देता हूँ जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। P2 भी हो चुका है और P0 भी हो चुका है। अब मेरे पास R1 का एक इंस्टेंस, R2 के एक इंस्टेंस और R3 के 2 इंस्टेंस अवेलेबल है। अब मैं जो बकाया रह गया यानी कि P1 और P3, इसमें देखूंगा कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसने R1 की एक, R2 की एक और R3 के 2 या इससे कम की रिक्वेस्ट की हुई है और मैं इसको दे सकता हूं। तो मैंने पहले ही P1 चेक किया तो मुझे पता चला कि इसने सिर्फ और सिर्फ R1 के एक उसकी इंस्टेंस की रिक्वेस्ट की हुई है और वो मैं इसको दे सकता हूं क्योंकि R1 के एक मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इसको दे दूंगा। तो ये अपना काम खत्म करेगा, तो जो इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल थे वो भी रिटर्न करेगा। तो उसके पास R1 का एक था, एक मैंने इसको दिया था, तो 2 टोटल हो गए थे, 2 के 2 इसने रिटर्न कर दिए। इसी तरह उसके पास R2 का एक अवेलेबल था और वो मैंने उसको कोई नहीं दिया था, तो वो मुझे एक वापस करेगा, एक मेरे पास ऑलरेडी था, तो 2 हो गए टोटल मेरे पास। और बिल्कुल इसी तरह P1 के पास 0 था और पहले मेरे पास ये 2 चलते आ रहे हैं R3, तो ये 2 तो रहेंगे। तो इसके बाद मैंने P0 के बाद P1 को रन किया। अब मेरे पास सारे रिसोर्सेज के 2-2 अवेलेबल हैं। अब मैं देखूंगा कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसने R1, R2 और R3 के 2 या इससे कम की रिक्वेस्ट की हुई है। आखिरी प्रोसेस मेरे पास बचा हुआ था P3 और उसने सिर्फ और सिर्फ एक
इंस्टेंस डिमांड किए हुए सॉरी 2 इंस्टेंस डिमांड किए हुए हैं R2 के, तो वो मैं दे सकता हूँ। अब मेरे पास R2 के 2 इंस्टेंस हैं तो मैंने इसको दे दिए, तो मैंने इसको दे दिए, तो जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो ये अपने मेरे वाले तो रिटर्न करेगा ही करेगा, जो इसने ऑलरेडी पकड़ा हुआ था R2 का एक, वो भी रिटर्न करके जाएगा। तो क्या होगा, 2 मेरे पास ये ऑलरेडी थे, 3 और 2, तो ये आखिर में मेरे पास टोटल जो है ना वो आएंगे कि R1 के 2 फ्री है मेरे पास, R2 के 3 फ्री हैं और R3 के 2 फ्री हैं। और आप देख लो यही तो टोटल रिसोर्सेज थे मेरे पास। देखो R1 2, तो देखो R1 के 2 थे मेरे पास, R2 3, तो देखो R2 के 3 थे मेरे पास, और R3 2, तो देखो R3 के भी 2 थे मेरे पास। तो देखो मैंने एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढ लिया है, सॉरी P1 के पास बाद यहाँ पे P3 था, कि P2 P0 P1 और P3 अगर इस सीक्वेंस से इन प्रोसेस को चलाया जाए तो सक्सेसफुली सारे के सारे ये रन हो जाएंगे, कोई डेडलॉक नहीं आएगा, कोई किसी के वेट के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो यानी पहला जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि क्या सीक्वेंसेस है तो बताओ, तो मैंने बता दिया कि P2 P0 P1 और P3 एक सीक्वेंस है, इसके अलावा भी कोई पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कम से कम एक भी मैंने ढूंढ लिया, इसका मतलब है कि सेफ स्टेट है। तो हाँ, सेफ सीक्वेंस मैंने ढूंढ लिया है जी। क्या डेडलॉक आएगा? नहीं जी, इस स्पेसिफिक एग्जांपल में डेडलॉक खत्म नहीं। इस तरह से जो है ना आपके पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ फर्क करता है कि हर रिक्वेस्ट देने से पहले वो चेक करता है कि अगर ये मैं दे दूंगा तो डेडलॉक तो नहीं आएगा। वो कैसे चेक करता है? वो चेक करता है कि कितने मेरे पास अवेलेबल हैं और कितने इसने रिक्वेस्ट किए हुए हैं, तो अगर मुझे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। तो अगर वो फिलफिल करता है तभी देता है, वरना वो उसको छोड़ के किसी और की रिक्वेस्ट को कंसिडर कर लेता है। तो ये हमारे पास वर्किंग थी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की। तो आगे मैं हमारे सर पास ये बैंकर जो एल्गोरिथम वाला है, सर जो अवेलेबिलिटी वाला स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं हुआ, यार उसकी उसके बाद एंट्रीज। पूछना था ना, ये आपको बता रहा था। वो उस वक्त क्यों नहीं पूछ रहे थे जब आप समझ नहीं आ रही थी आपको? वहीं आप मुड़ा अरे के मुझसे आप पूछते थे बहुत सर ये क्या स्पीडी करना बोल है? रहे थे, स्लाइड आहिस्ता चल रही थी। तो क्या इसमें किस चीज की समझ नहीं आई बताओ मुझे। मैंने दोबारा से स्लाइड ओपन कर दी है, किस चीज की समझ नहीं आ रही बताओ? कौन सी लाइन की, कौन से कॉलम की, कौन से सेल की समझ नहीं आ रही? ये अवेलेबिलिटी और रिक्वेस्ट वाली पहली पहली जो है ना तो पी ये तो नॉट की, एक समझा दें। देखो रिक्वेस्ट यहाँ से आपको देख के पता चलेगा ग्राफ से। जी तो आप ये देखो समझ, P0 ग्राफ में से आके समझ आ गई थी। वही चीज मैंने लिखी है। ये अवेलेबिलिटी वाले नहीं समझ आई, ये 001 कैसे फिल किया है। देखो आप पूरे के पूरे ग्राफ में देखो रिसोर्सेज को, सिर्फ क्या रिसोर्सेज का कोई ऐसी नोड है जिससे आउट गोइंग एज नहीं जा रहा? देखो R1 के कितने इंस्टांस हैं? 2। R1 में 2। दो में से दोनों से आउट गोइंग एज जा रहे हैं या नहीं जा रहे? जी अच्छा, अब R2 की तरफ आओ, कितने इंस्टांस हैं इसके? 3। तो तीनों से आउट गोइंग एज जा रहे हैं या नहीं जा रहे? जी तीनों से जा रहे हैं। अब जा रहे R3 की हैं तरफ आ जाओ, कितने इंस्टांसेस हैं? 2। अब कितने आउट गोइंग एज जा रहे हैं इसमें से? R3 2। हाँ एक जा रहा है बाहर। एक जा रहा है, इसका मतलब एक। एक ही है मेरे पास। तो वही तो मैंने लिखा है अवेलेबिलिटी में कि R अभी मेरे पास एक। अच्छा इस तरह लिखे जी है। सर। उसके बाद जो अब देखो मैं उसके बाद देखूंगा कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसने सिर्फ और सिर्फ R3 के एक इंस्टेंस की रिक्वेस्ट की हुई, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ R3 का एक है। तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसने सिर्फ R3 के एक इंस्टेंस की रिक्वेस्ट की हुई हो? अगर तो कोई है तो उसको मैं दे दूंगा। तो मैंने चेक किया तो मुझे मिल गया था। जी सर। कौन सा? P2 मिल गया था कि उसने R3 के एक इंस्टेंस की रिक्वेस्ट की हुई थी, और वो मैंने रिक्वेस्ट यहाँ से निकाली थी। अब मैं इसको हाईलाइट करने लगा हूं। देखो यहाँ से ये जो हाईलाइट हो रहा है इसमें देखो उसने बताया होता है कि R3 की मुझे एक वो चाहिए, और ये मैंने ग्राफ से तो निकाली थी। तो मैं इसको दे दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको दूंगा तो देखो जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, जो मैंने इसको दिया था वो तो ये रिटर्न करेगा ही करेगा। यानी कि मैंने R3 का एक दिया था, वो उसने रिटर्न कर दिया, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब उससे पहले इसके पास कौन कौन से थे वो एलोकेशन से पता चलेगा। वो बता रहा है कि एलोकेशन में इसके पास R2 का भी एक था। तो जाहिर है जब ये काम खत्म हो जाएगा अपने पास होल्ड तो नहीं करेगा, ये भी मुझे देगा। तो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये भी मेरे पास अब आ गया। तो इसी तरह मैं बाकी सबको देता रहा और उनसे ले लेके यहाँ पे ऐड करता रहा। सर P2 के अलावा इसमें P नॉट भी रिक्वेस्ट कर नहीं रहा R3 के लिए? हाँ लेकिन वो R2 के लिए तो कर रहा है, तो R2 तो मेरे पास नहीं है, वो मैं इसको कैसे दूंगा, कहाँ से दूंगा? यानी दोनों उसको R3 की रिसोर्सेज बात देने कर रहे हैं। पड़ेंगे। हाँ देने वही है जो आपके पास अवेलेबल है, तभी तो डेडलॉक नहीं आएगा। अब वो R3 और R2 मांग रहा था, आपने कहा चलो थी R3 इसको दे दूं, तो R3 आपने उसको दे दिया। अब आपके पास कोई भी अवेलेबल नहीं है और कोई भी प्रोसेस जो है ना प्रोग्रेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? किसी के पूरे ही नहीं हुए।
तो आप सिर्फ उसको दोगे जिसके पूरे हो जाए ताकि वो बाकी भी रिलीज करे और फिर मैं उससे बाकियों की रिक्वेस्ट पूरी करूँ। ये सिर्फ यानी P2 को देंगे। P2 को ही दे सकते हैं और बाकी के लिए पॉसिबल ही नहीं है, बेशक चारों चेक कर लो आप। शुरू में आपको लाजमी P2 को ही देना पड़ेगा और बाकी की सारों की रिक्वेस्ट इससे ज्यादा है, R3 के 1 से ज्यादा ही है सबकी। ये बैंकर एल्गोरिथम में मजीद क्लियर होगा, वो भी बिल्कुल सेम यही तरीका कार है। अगर ये समझ आ गया तो बैंकर एल्गोरिथम कुछ भी नहीं आपके लिए, वो यही चीज है। बस ये मैंने ग्राफ की वजह से समझा दिया, उसमें ग्राफ नहीं होगा, उसमें आपको एलोकेशन दे दी जाएगी और रिक्वेस्ट दे दी जाएगी, बाकी आपने खुद निकालना। ठीक है, जब मजीद किसी को कंफ्यूजन है इसमें, देखो जिसको है बोले वो, इसको क्लियर कर लो, कोई मसला नहीं है। मैं एक दफा दोबारा से करवा दूंगा अगर किसी को मजीद कोई इतने ज्यादा इश्यू आ रहा है तो। बल्कि आप लोग, अब मैं वैसे आप लोगों करवा से दें सर ठीक है, बहुत मैं अच्छे से करवा क्लियर करवाया आपने। सर करवा करवा दें, लेकिन थोड़ा हाँ, स्लो से सर। ठीक है। अब आप लोग मुझे करवाओगे, ठीक है। ठीक, अब R1 देखो। अच्छा, ये इस तीन दो की समझ आ गई एलोकेशन की और रिक्वेस्ट की, इनकी भी नहीं आई। हाँ ये आ गई थी सर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप बताओ कि मेरे पास R1, R2 और R3 में से कौन सा अवेलेबल है रिसोर्स, और कितने इंस्टेंस अवेलेबल है? R3 का एक ही अवेलेबल है सिर्फ। तो लो जी, R3 के मैंने अवेलेबल में एक लिख दिया और R2 और R1 मैंने खाली छोड़ दी क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं। अब तो आप मुझे सर आप रिक्वेस्ट में से देख के बताओ, आप ऐसे करें ना, रिक्वेस्ट में से R3 को प्रोसेस 0 वाली लाइन पे ना लिखे, इसको नीचे लिख लें, नीचे लिख लें बिल्कुल, इस सीक्वेंस से आगे लिख लें कहीं पे, ताकि जब आप उसे ऊपर इनपुट करें तो सिर्फ उसे डायरेक्ट P1 वाले खाने में इनपुट करें, ताकि समझ इनको जरा क्लियरली आ जाए। नहीं यार, ये बिल्कुल से अलग है, ये चीज अलग है उससे। सर एक मिनट क्लियर इसे करके तो देखें सर एक मर्तबा। अच्छा जी, कर लेते हैं, ये लो। लो जी, मैंने इधर अलग लिख लिया कि मेरे पास अभी सिर्फ R3 का एक अवेलेबल है। आप रिक्वेस्ट वाले डाटा स्ट्रक्चर से मैं देख के बताओ क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसने R3 की एक रिक्वेस्ट की हुई हो और बाकी कोई ना किया हो? P2 है। हाँ, तो मतलब मैं इसकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकता हूँ, तो इसी को मैंने सबसे पहले चलाना है। सर कर सकते हैं। हाँ, और P2 इसी को ने मैं यहाँ कैसे पे, रिक्वेस्ट की है ये नहीं समझ आई। यहाँ से देखो, ये क्या है, ये जिसको मैं इंसर्कल कर रहा हूँ, ये क्या चीज है? प्रोसेस 2 है, इसको लोकेट हुआ पड़े। इससे कौन सा आउटगोइंग एज जा रहा है? कितने जा रहे R2 हैं? लोकेट हुआ पड़े। कितने आउटगोइंग एज जा रहे हैं इससे P2 से? एक जा रहा है। एक मिनट उस्मान को बोलने दो। उस्मान आप बताओ कितने तो आउटगोइंग एज जा रहे हैं? सर मुझे स्लाइड अब शो हो रही है जी। P2 से P2 से हाँ, कितने आउटगोइंग एज जा रहे हैं? एक ही जा रहा है सर, किसकी तरफ जा रहा है? R3 की तरफ। तो अगर प्रोसेस नोड से रिक्वेस्ट से रिसोर्स नोड की तरफ जा रहा हो, वो कौन सा एज होता है? क्लेम एज होता है, रिक्वेस्ट एज होता है, असाइनमेंट एज होता है, कौन सा होता है? ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट कर रहा है, ये तो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि वो R3 के एक रिक्वेस्ट कर रहा है क्योंकि एक तीर गया हुआ है। अब देखो P3 से दो तीर गए हुए थे R2 की तरफ, तो मैंने P3 वाले खाने में आके R2 में 2 लिखा है, ये 2 की रिक्वेस्ट कर रहा है। जी सर। तो ये चीजें तो लिखी हुई हैं, वहीं से देख के तो अब बारी बारी तो बनवाया है ऐसा। तो अब P2 को ये मैंने दे जब दिया, P2 जी ने काम अपना कंप्लीट किया। तो देखो P2 के पास पहले कौन सा रिसोर्स था, यहीं से देख के बताओ तो, बेशक अगर ग्राफ से नहीं समझ, उससे तो टेबल से नहीं समझ आती। P2 ने पहले कौन सा होल्ड किया होता? R2 को होल्ड किया हुआ है और R3 R2 पे को, तो रिक्वेस्ट इसका है। मतलब है वो R2 भी रिलीज करेगा, तो R2 भी मेरे पास एक आ गया। और अभी मैंने इसको R3 दिया था, ये भी रिलीज करेगा, तो R3 भी मेरे पास एक आ गया। तो अब यानी मेरे पहले पास से जो है वो एलोकेशन वाले से पता चलेगा कि पहले एलोकेशन वाले कॉलम में देखेंगे। कॉलम में नहीं तो आप ग्राफ में देख लो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। देखो अभी इसको अगर आप टेबल ना भी बनाना चाहो ना, मेरी तो प्रैक्टिस है, मैं आपको 1 मिनट में करवा देता हूँ। देखो इधर ग्राफ पे आओ, सबसे पहले ऐसा रिसोर्स नोड दरियाफ्त करो जिसमें कोई इंस्टेंस फ्री है। कौन सी ऐसी नोड है जिसमें कोई इंस्टेंस फ्री है? R3 R3 पे आ जाओ, R3 का R3 पे आ जाओ। R3 में देखो कि जिसने इस रिक्वेस्ट को किया हुआ है, क्या उसको हम दे देंगे तो कोई मसला तो नहीं बनेगा? देखो मैंने देखा यार एक की रिक्वेस्ट की है, तो एक तो मेरे पास फ्री है, ये तो मैं इसको दे सकता हूँ, तो मैंने इसको दे दिया।
तो जैसे ही P2 को ये मिला तो P2 के पास R2 ऑलरेडी था, तो और मजीद इसको किसी की भी जरूरत नहीं है, तो P2 खुद ब खुद चल गया। P2 चला तो उसने एक R3 का दोबारा फ्री कर दिया, R2 का भी एक फ्री कर दिया। जैसे ही R2 का एक फ्री हुआ तो देखो यहां से देखो कि R2 का एक किसने रिक्वेस्ट किया हुआ था, ये P0 ने और P3 ने। नहीं, एक सिर्फ एक इंस्टेंस किसने रिक्वेस्ट किया हुआ था? P3 ने तो ज्यादा किए हुए हैं, 2 किए हुए हैं, अभी तो R2 का हाँ, एक उसने फ्री 2 हुआ है। किए हुए हैं। हाँ, तो एक किसने किया हुआ? P0 ने। P0 ने। तो इसका मतलब अगर मैं इसको दे दूं तो इसके बाद में चेक करता हूँ क्या इसके सारे पूरे हो जाएंगे। तो ठीक है जी, ये वाला समझ लो मैंने दे दिया। तो उसके बाद मैंने चेक किया कि यार अभी मजीद R3 भी की भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अभी तो मैंने इसको R3 को एक फ्री करवाया है, तो ये भी इसको दिया जा सकता है। तो इसका मतलब है P2 के बाद P0 चल जाएगा, इसके सारे पूरे हो गए हैं। अभी इसके सारे पूरे हुए, जब ये कंप्लीट हो गए सारे रिलीज कर देगा, R3 भी रिलीज कर देगा, R2 भी रिलीज कर देगा, उसके अलावा जिसको पहले मिला हुआ था R1 ये भी रिलीज कर देगा, और R3 का ऑलरेडी एक मिला हुआ था वो भी रिलीज कर देगा। इसने सारे के सारे रिलीज कर दिए। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करना चाहो तो आप देख सकते हो, सारे के सारे ये हो जाएगा। तो ये आप ग्राफ से भी कर सकते हो चीजें। ये तो जिन बिल्कुल अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इस तरह बनाओ, इसमें गलती के चांसेस बिल्कुल जीरो है अगर आप टेबल बनाना सीख गए। और ये यानी सारे के सारे P0 ग्राफ फिर भी 2 पीछे बनाए। रिलीज। P0 2 तो R2 के रिलीज P0 सर करेगा। फिर से 2 रिलीज करेगा, R2 और R3। R2 का तो एक ही करेगा ना जिसको अभी दिया है, R3 के वो 2 करेगा। एक उसके पास ऑलरेडी था, एक अभी अभी आपने उसको दिया है, तो उसके वो 2 रिलीज करेगा। इसको आप जो ना वीडियो रिकॉर्डिंग को देखना, सामने कॉपी पेंसिल रख लेना और इसको बनाना। एक दफा बनाओगे कोई मुश्किल भी नहीं लगेगा आपको। जी सर। अच्छा चलो जी, आप हम बैंकर एल्गोरिथम को देखते हैं। ये बिल्कुल सेम चीज है जैसे कि अभी हमने देखी है, थोड़ा सा इसमें फर्क है, वो हम देख लेते हैं क्या है। वही चीजें हैं जी, इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे कौन कौन से हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर रहने दे सर बहुत है। काफी है आज। अच्छा चलें, ठीक है जी, जैसे आपको दिल है। थैंक यू सर। थैंक यू। कोई बात नहीं। थैंक यू।